friends, Rajmani ji, Professor Gajendra Pathak, Ashutosh, Naushad, and I can read all these names. So welcome to all of you. Most of the audience is from Hyderabad University, which is very good for us. We wanted to start a kind of informal workshop. We are just at the beginning of this project, which is a happy collaboration between University of Hyderabad and CSDS. So we thought that we will get Mr. Rajmani from National Archives of India to tell us about the published and the unpublished and the archived material. And he will tell us, how much material there is. Because when we were making this project, to begin with, for a collection in Hindi and Urdu, we never realized that there is so much material lying out there that we have not seen. Although there have been attempts right from 1947 onwards to reprint a lot of material in English and in Hindi and in Urdu and several other languages. But I would not, speak on the subject. I'm still getting into this new area. I'm happy that we have such a wonderful person with so much experience of conducting research in the subject as my co-PI, Professor Gajendra Pathak. And so I would now request him to welcome the speaker and you all, and then we will start the proceedings. So, Professor Gajendra Pathak. आप अनम्यूट कर लीजिए. हाँ जी. धन्यवाद रविकांत जी. आज नेताजी की जयंती है, सुभाष चंद्र बोस की, और इस अवसर पर हमने ये व्याख्यान श्रृंखला शुरू की है. और ये महज संयोग नहीं है, इसलिए कि ब्रिटिश राज द्वारा सिर्फ लोग ही गायब नहीं किए गए, नेताजी जैसे लोग गायब कर दिए गए, बहुत सारी किताबें गायब कर दी गई. और ये जो हमारा प्रोजेक्ट है, जो हमारी परियोजना है, उन्हीं गायब की गई किताबों को केंद्र में रखकर शुरू की गई है. हम उन लोगों को तो वापस नहीं ला सकते जो लोग थे जो गायब कर दिए गए, लेकिन हमारी मुहिम है कि वे किताबें जो लंबे समय तक गुमनामी के अंधेरे में रही, गायब कर दी गई, उनको फिर से वापस लाएं और हिंदी उर्दू के साथ साथ संपूर्ण भारतीय भाषाओं में लिखे हुए साहित्य को सामने लाकर भारत के सांस्कृतिक इतिहास को, भारत के साहित्यिक इतिहास को नए सिरे से पुनर्सृजित करने का, लिखने का अभ्यास करें. इस कार्यक्रम में शामिल सबका स्वागत है. CSDS और हैदराबाद विश्वविद्यालय का जो शोधार्थियों का समूह है, अध्यापकों का, हमारे प्रमोद जी हैं, उनका विशेष रूप से आभार. उन्होंने जिस तरह से हमारा उत्साहवर्धन किया. IOE के डायरेक्टर हैं, कुलपति महोदय का संदेश आया, मैं सबके प्रति आभार व्यक्त कर रहा हूं. और विशेष रूप से हमारे आज के अतिथि राजमणि जी, जो भारत में राष्ट्रीय अभिलेखागार से जुड़े हुए तमाम शोधार्थियों के लिए राष्ट्रीय अभिलेखागार के पर्याय हैं. चलते फिरते अभिलेख हैं, वो अभिलेखागार हैं. दुनिया भर से आने वाले राष्ट्राध्यक्षों से लेकर शोधार्थियों के प्रति उनका एक भाव, सबको मदद करने वाला. इसलिए
आज जो हमने शुरुआत की है उनसे ये बहुत सोच समझकर ये रविकांत जी का निर्णय, उनके प्रति मैं विशेष रूप से कृतज्ञ हूँ। आप सब आए और मुझे लगता है कि इस आयोजन में इस व्याख्यान को सुनने के बाद आप हिंदी, उर्दू सहित साहित्य सहित उन प्रवृत्तियों को भी समझ सकेंगे जिनकी वजह से एक ज़माने में आप याद करें कि मैकाले साहब कहा करते थे कि जो भारतीय साहित्य है, ये यूरोप के एक शेल्फ का मुकाबला भी नहीं कर सकता। लेकिन ये कौन सी मुश्किल आ पड़ी कि 1857 के बाद भारतीय भाषाओं में लिखी जाने वाली किताबें, लेख, पैम्फलेट उनके लिए खतरे की घंटी की तरह हो गए। उनको गायब करने के लिए उनको कानून बनाने पड़े कई तरह के। ये अद्भुत है ये प्रसंग। मैं पुनः आप सबके प्रति आभार व्यक्त कर रहा हूँ और निवेदन कर रहा हूँ रविकांत जी से कि वे इस प्रोजेक्ट के बारे में और फिर इस व्याख्यान के बारे में, राजमणि जी के बारे में कुछ परिचय देकर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। धन्यवाद गजेंद्र जी। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। हम लोग जब डिस्कशन होगा बाद में तब मैं इस पर चर्चा करना चाहूँगा। मिला जुला कर ये प्रोजेक्ट है कि 1857 से 1947 के बीच में जो भी साहित्य प्रतिबंधित हुआ उर्दू और हिंदी में, ये जो ग्राहम शॉ ने 1970 के दशक में एक जो किताब ये की थी, संपादित की थी, उस किताब में जो डिटेल है उसमें सबसे ज्यादा तादाद हिंदी प्रकाशनों की है, उसके बाद उर्दू प्रकाशनों की, फिर बंगाली, फिर मराठी वगैरह वगैरह। लेकिन हम जानते नहीं हैं। उसमें 15 भाषाएं हैं, तेलुगु भी है, तमिल भी है, मलयालम भी है, तमाम तरह की ज़बानें, असमिया भी है, बर्मी भी है, ये तमाम ज़बानें हैं उसमें। तो बहुत सारा ऐसी थाती पड़ी हुई है जिसके बारे में हम जानते नहीं हैं। दो चीजें बहुत स्पष्ट हैं ग्राहम शॉ से ही, कि एक तो ऐसा साहित्य जो कहीं ना कहीं अंग्रेजों के खिलाफ लोगों को भड़काता था, लामबंद करता था, संगठित करता था, ऐसे साहित्य पर प्रतिबंध होता था। और फिर ऐसा साहित्य भी उस श्रेणी में आ गया जो साहित्य कहीं ना कहीं आपस में झगड़ा करवाता था, धार्मिक समुदायों के बीच में, यानी लॉ एंड ऑर्डर का जो सवाल पैदा कर सकता था। ऐसे लोगों, अब कुछ भी लॉ एंड ऑर्डर का सवाल हो सकता था, ये भी तय है कि बहुत सारी चीजें जस्टिफाइबली या अनजस्टिफाइबली उसके दायरे में आ जाती थी। लेकिन हमारा उद्देश्य ये है कि न सिर्फ इस साहित्य को डॉक्यूमेंट करें, जितना कर सकते हैं हम 3 साल में, अगर जरूरत पड़ी तो आगे भी हम इस पर काम करेंगे। और राजमणि जी कह रहे थे कि इसको करने की जरूरत है, नहीं तो ये गायब हो जाएगा। जो कागजों की स्थिति है आर्काइव में, रख रखाव की स्थिति है, वो इतनी खराब है कि ये दस्तावेज फिर मिलेंगे नहीं हमको। और ऐसी थाती से जिस पर हम बतौर हिंदुस्तानी गर्व कर सकते हैं, जिसमें लोगों के जुल्म सहने का इतिहास है। और उससे भी बड़ा इतिहास मुझे जो दिलचस्प लगता है, वो इतना भी जुल्मतों के दौर में भी लोग कितनी रचनात्मकता से अपनी बात कह पाते थे, तो कैसे वो बच भी जाते थे सरकारी नियंत्रण से, ये भी उतना ही दिलचस्प इतिहास है। तो बहरहाल ये इलाका फिलहाल राजमणि जी का है, जो कि एक्सपर्ट हैं। मैं इनके बारे में चंद बातें कह देना चाहता हूं, क्योंकि आप जरूरी नहीं है कि आप लोग इनको जानते हो। हमारे पुराने मित्र हैं, हम लोगों ने साथ साथ सेमिनार किया है दिल्ली के इतिहास पे और भारतीय इतिहास पे और राष्ट्र देशभक्ति के इतिहास पे हमने साथ साथ काम किया है पहले। ये इतिहास की पढ़ाई इन्होंने की है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की, और डिप्लोमा भी किया है आर्काइवल साइंस में। ये आर्किविस्ट रहे नेशनल आर्काइव्स में, और कई जगह पे एक्सपर्ट के रूप में इन्होंने चीज़ों को संगठित किया है, चीज़ों को कैटलॉग किया है। डॉक्यूमेंट्स को कैटलॉग करना, एक जगह पे रखना, सोर्स करना, लाना, ये बहुत बड़ा काम होता है। अगर ये नहीं हो तो हमारे जैसे इतिहासकार नहीं हो सकते। तो इनकी बड़ी महत्ता है। मैं इनको शायर के रूप में भी जानता हूँ, कवि के रूप में जानता हूँ, बहुत अच्छी कविता करते हैं, उर्दू में भी करते हैं और हिंदी में भी करते हैं।
तो हमारे प्रोजेक्ट के लिए बहुत अच्छे इंसान हैं और इनके एक्सपर्टीज की हमें लगातार ज़रूरत पड़ेगी, तो हम आगाज़ इन्हीं से करना चाहते थे। तो इनकी किताब का नाम है ब्रेक के बाद, लेकिन कैटलॉग्स भी बहुत सारे बनाए हैं इन्होंने, जो जिसकी कुछ झलक आपको इनके पावर पॉइंट में आज मिल जाएगी। तो राजमणि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग कॉन्फ्रेंस इतने सारे कर नहीं रहे हैं और ये भी हाइब्रिड है और साथ साथ बैठ के तो बहुत कम कर रहे हैं। आपका स्वागत है ऐसे पहले लेक्चर में, जो कि एक श्रृंखला है जो हम शुरू कर रहे हैं। जैसे जैसे मटेरियल आता जाएगा हमारी बातचीत की इंटेंसिटी, गहराई बढ़ती चली जाएगी। तो आप सबका स्वागत है, प्रमोद जी और गजेंद्र जी और तमाम दोस्त यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के, और आपकी तरफ से भी मैं राजमणि जी का स्वागत करता हूं और मैं अब इनको माइक देता हूं। बहुत शुक्रिया। धन्यवाद भाई रविकांत जी। गजेंद्र जी ने मेरा स्वागत किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, और रविकांत जी ने जिस मोहब्बत से मुझे याद किया, और ये मेरा बहुत ही महबूब विषय है, तो मैंने सोचा कि इस पर अगर लोग बात करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। आपको मैंने अपने करीबन 37 साल आर्काइव्स में सर्विस करी, और उसमें ज़्यादातर मैंने आउटरीच प्रोग्राम देखे, एग्जीबिशन देखी, पब्लिकेशन देखे। उस पीरियड में हर एग्जीबिशन में मेरी ये कोशिश होती थी कि जिस तरीके से कोई रेसिपी में गरम मसाला डाला जाता है, उस तरीके से मैं उसको दिलचस्प बनाने के लिए, अखबार वालों को उसमें आकर्षण पैदा करने के लिए मैं जरूर प्रोस्क्राइब लिटरेचर का इस्तेमाल करता था, क्योंकि ये ऐसी सामग्री है जो जब शुदा भरे ही रही अंग्रेजों के समय, लेकिन इसमें रुचि आज के लोगों की भी बराबर बनी हुई है। मैंने एक छोटा सा प्रेजेंटेशन तैयार किया है जिसमें मैं राष्ट्रीय लेखागार में जो जबशुदा साहित्य है, उस साहित्य पर जो भी सामग्री है उसको मैं आपको एक ए से लेकर जेड तक बताना चाहूँगा, और क्या स्थिति है, क्या कर सकते हैं, इस पर भी मेरे अपनी थोड़ी बहुत राय है, वो देखूंगा। और गजेंद्र जी ने बहुत अच्छी बात कही कि आज नेताजी की 125वीं वर्षगांठ है और हम सब लोग इस मौके पे इकट्ठे हुए हैं, तो एक स्लाइड मैंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर जो भी हमारे आर्काइव्स में प्रोस्क्राइब मटेरियल है उसको भी मैंने उसमें शामिल कर लिया है। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रेजेंटेशन। जैसा कि हम लोग जानते हैं, आप लोगों ने भी शुरू में कहा कि जो भारत की अस्मिता के लिए खतरनाक हो गए थे उनको अंग्रेजों ने प्रोस्क्राइब लिटरेचर कहा। इसको लिटरेचर ऑफ कन्फ्रंटेशन के नाम से भी लोगों ने जाना, जिसको क्योंकि जैसे रविकांत जी ने भी इसका जिक्र किया, और इसका अगर हम पीरियड देखें तो 1907 से 1947 की बातें, हालांकि उससे पहले का है, लेकिन इसका पीरियड छपने का 1907 से 47 के पीरियड में देखने को मिलता है। ये बहुत, चूंकि इस पर लिखने वालों पर प्रतिबंध था, छापने वालों पर प्रतिबंध था, तो ज्यादातर चीजें तो इसकी या तो जब्त कर ली गई या डिस्ट्रॉय कर दी गई। लेकिन खुशकिस्मती ही कहेंगे इसको कि दो आर्काइवल जो रिपोजिटरी हैं वो हम इनको कहीं बचा पाए हिंदुस्तान में और बाहर में, और वो ही जो हमें सामग्री मिलती है उसी का ही विश्लेषण करना है हमको आने वाले समय में, और उसके जो प्रकाशन है उनके बारे में हमको आज की नई पीढ़ी तक पहुंचाने का हमारा दायित्व बनता है। और ये प्रोजेक्ट आया है, इस प्रोजेक्ट में मैं आप सब लोगों को शुभकामनाएं देता हूं कि आपने ये काम शुरू किया और ये काम जल्दी से जल्दी पूरा हो जाए, क्योंकि जैसी सी बात है कि कागज की अपनी लाइफ होती है, उसको जब तक आप भाषाओं का कुछ समस्याएं आ गई हैं, बहुत सारे लोग उसको पढ़ने वाले नहीं रह गए हैं। अब सिंधी भी उर्दू में लिखी गई है, तो सिंधी बोलने वाले कम हैं, लेकिन पढ़ने वाला अगर उर्दू वाला मिल जाएगा आपको तो वो सिंधी नहीं समझ पाएगा। तो ऐसी पीढ़ी को इकट्ठा करना भी मुश्किल है, क्योंकि सिंधी जो है वो लिखी गई है, अरबिक स्क्रिप्ट में लिखी गई है। तो अभी हम कई भारतीय भाषाओं का हम जिक्र करेंगे उसमें। तो जो आर्काइवल रिपोजिटरी हैं, तो देखा जाए तो दो तो हिंदुस्तान में और दो लंदन में हैं। लंदन वाली तो सभी जानते हैं, ऑफिस रिकॉर्ड्स में और ब्रिटिश म्यूजियम में भी आप देख सकते हैं। और नेशनल आर्काइव्स में जब हम इस जबशुदा साहित्य को जो छपा है, इसको अगर हम खाली लाइब्रेरी में जो हमारे यहाँ उपलब्ध है राष्ट्रीय लेखागार में, अगर उस पर ही बात करेंगे तो काम नहीं बनेगा। उसको आपको जो हमारी पॉलिटिकल सीरीज है,
होम डिपार्टमेंट में एक पॉलिटिकल ब्रांच हुआ करती थी और उस ब्रांच का काम ये था कि जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज हैं उन पर एक नजर रखती थी। तो बहुत सारे आपको जो बैनिंग ऑर्डर हैं, प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर हैं, बहुत सारों के फाइलों में मिलते हैं। तो आप उसको जब भी आगे का काम बीड़ा उठा रहे हैं उसमें जो एहतियात बरतनी है कि आपको जो प्रिस्क्राइब पब्लिकेशन मिल गया, आपकी कोशिश हो कि हम देखें कि क्या होम पॉलिटिकल में उससे रिलेटेड कुछ फाइल मिली, कोई निर्णय मिलता है, अगर मिलता है तो वो उसके साथ सप्लीमेंट करते हैं। क्योंकि हमने कई प्रदर्शनी में ऐसा किया है कि हमने वो किताब भी दिखाई जो जब्तशुदा है और उसके साथ साथ हमने वो ऑर्डर भी दिखाया जिसमें कि वो प्रिस्क्राइब करी गई, बैन करी गई। तो ये दो चीजें आपकी उसमें समझ में आती हैं। 1976 तक देखा जाए तो प्रिस्क्राइब पब्लिकेशन पे कोई काम नहीं हुआ। सब लोग खामोश बैठे रहे, लोग जानते ही नहीं थे कहाँ है क्या है। तो ये अपने एनजी बैरियर साहब थे जिनके बारे में आप पढ़ ही रहे हैं, जो कि उन्होंने पहला काम किया जो कि बैंड कंट्रोवर्शियल लिटरेचर एंड पॉलिटिकल कंट्रोल इन ब्रिटिश इंडिया छपा। लेकिन इसके साथ समस्या ये थी कि इसका कैनवास जो था वो नॉर्थ इंडिया, बेसिकली कहा जाए पंजाब पे सीमित था। और पंजाब पे सीमित होने में था कि इंग्लिश, हिंदी और उर्दू के साथ साथ उन्होंने पंजाबी को ही कंसल्ट किया। अन्य भारतीय भाषाएं जिसमें कि अगर कहा जाए तो भारत की जो नॉर्थ इंडिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी थी, वो एक तरीके से वो नहीं आती है। तो इस पर काम शुरू करने के लिए हमारे यहाँ अगला काम जो हुआ, क्या चल रहा है, नेक्स्ट। हाँ, हमारे एसआई तिरमिजी साहब हुआ करते थे जो कि 1982 में उन्होंने पहला काम किया कि जो पैट्रियोटिक पोइट्री का उन्होंने एक कैटलॉग तैयार करवाया। उससे पहले वो एक कहीं डंप करके लाइब्रेरी में पड़ा हुआ था, उसमें कोई काम नहीं हो रहा था। तो वो कैटलॉग पहला तैयार हुआ। और अगर आप हिंदी पोइट्री देखने की कोशिश करेंगे तो उसमें आपको बहुत भजन हैं, गजल हैं, कव्वाली हैं, गीत हैं, फोक सॉन्ग्स हैं और म्यूजिकल जॉनर जो हैं कजरी है, इन सब में भी चीजें, दादरा है, कजरी, इन पे भी कुछ मिलता है जो कि आपको हिंदी में तो खासतौर से मिलेगा और भाषाओं में भी अगर उसको हम लोग अध्ययन करेंगे तो उस पर भी मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो चीजें 82 में तिरमिजी साहब नगर शुरू करते तो ये कम से कम पोएट्री नहीं आती, उसका सेग्रीगेशन हुआ। और दूसरा काम शुरू हुआ 1984 में, हमारे डॉक्टर राजेश कुमार भर्ती हुआ करते थे डायरेक्टर। तो उन्होंने क्या करा कि जो प्रोस लिटरेचर था उस प्रोस लिटरेचर को उन्होंने कैटलॉगिंग कराई। और उसमें मजे की बात है ये भी सारी भाषाओं में है, भारतीय भाषाओं में मिलता है। और इसमें नॉवल हैं, स्टोरीज हैं, ड्रामाज हैं, अपील्स हैं, आर्टिकल हैं, ऐसे हैं, स्पीचेस हैं, लीफलेट्स हैं, बुकलेट्स हैं, ब्रोशर्स हैं, बुक्स हैं, प्रॉपर बुक्स हैं, पैम्फलेट्स हैं। मतलब ड्रामा जो है वो जन जन से जोड़ने वाली विधा है। और अगर आप आपका जैसे प्रोजेक्ट है, मैं तो अभी जैसे जाना, तो अगर आप सारे ड्रामे इकट्ठे करने की जगह क्यों नहीं ड्रामे हम इकट्ठे करते हैं। नाटक वाले रोज भटकते फिरते हैं, एनएसडी में जाइए, बच्चे परेशान होते हैं कि हमें ऐतिहासिक नाटक देखना है। मुझे याद पड़ता है गुजराती में नाटक लिखा गया जलियांवाले बाग के ऊपर, अभी हमने 100 साल जलियांवाले बाग के मनाए हैं। और भी गांधी जी पे नाटक हुए, बहुत सारे लिखे गए हैं, और भी नाटक आपको मिल जाएंगे, तो और भाषाओं में मिल जाएंगे। गुजराती का मतलब कहाँ पंजाब, कहाँ गुजरात, और जलियांवाले बाग पे नाटक हो रहा है, लिखा जा रहा है। बाकायदा एक संगीत नाटक जलियांवाले बाग जलियां करके लिखा बना, तो संगीत नाटक भी बना। तो कहने का मतलब ये कि ये विधाएं थी जिन पे कि लोगों ने काम किया। हमने सोचा कि क्यों ना आज हम जब बात कर ही रहे हैं तो भले ही आप हिंदी और उर्दू और में ज्यादा जोर देना है, लेकिन एक हमारे पास एक पिक्चर क्लियर हो जाए कि किस किस भाषा में है और कितने हैं। तो जैसे रविकांत जी ने पहले जिक्र किया कि हिंदी में अगर हम देखा जाए तो ये पोइट्री में हम जब देखे हैं तो ब्रेकअप 264 टाइटल्स किताबें मिलती हैं। उड़िया में भी हैं। अब देखिए भले ही एक है, अब वो भले ही एक है तो लेकिन हम अगर हम उसको भी देखें कि भाई एक है, कब कहाँ गायब हो जाए, कहाँ चली जाए, किसमें दब जाए, किसमें घुस जाए, तो कुछ पता नहीं चलेगा। तमिल में है, मतलब और भाषाओं में भी आप देखिए तो बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, मराठी, उड़िया, पंजाबी, यानी सभी भारतीय भाषाएं, तमिल, तेलुगु, उर्दू, सब में ही भाषाओं में ये निकल के आ रहा है। तो ये तो हमें सिचुएशन मिलती है पोइट्री को लेके। अगली पोजीशन मिलती है, अगला जो हम दिखाना चाहेंगे वो आपको जो कि हमारे प्रोज में जो सामग्री है उसका एक कैटलॉग है। नेक्स्ट कर दीजिए।
तो उसमें देखिए इसमें कुछ भाषाओं में थोड़ा सा बदल लगा, जैसे असमी वहां पर नहीं मिलती पोएट्री में, यहाँ पे असमी मिल रही है। अच्छा, मजे की बात है इंग्लिश मिल रही है। अब देखिए इंग्लिश भी बैन हो रही है, मजे की बात है, आप देखिए इंग्लिश भी बैन हो रही है और 89 पब्लिकेशन है इंग्लिश के अंदर। तो कन्नड़ा है, मलयालम है, मराठी है, इसमें असमी और इंग्लिश दो भाषाएं जो बढ़ जाती हैं, जो कि उधर नहीं देखने को मिलती पोएट्री में। तो आप देखिए कि असमी में लिखा गया है, वो भले ही बंगला से मिलती जुलती है, तो लेकिन ये एक हमारे सामने एक पोजीशन है कि हिंदी में अगर 138 हैं तो 55 आपको मराठी में भी मिल रहे हैं। अब मराठी भाषाओं में भी काम होना चाहिए। मैं चाह रहा हूँ कि अगर एक अगल प्रोजेक्ट हो कि जो भले ही थोड़े थोड़े है, अगर उन सबका एक ही कैटलॉग, एक कुछ प्रोजेक्ट बन के एक कोई टाइटल आ जाए, कोई किताब आ जाए, तो जब हम एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है कि अगर तुलसीदास की रामायण जो रामचरितमानस थी इतनी छपती नहीं, इतनी लोगों हाथ से लिखते नहीं, तो शायद आज हमको नहीं मिलती। तो जब आप किताब छाप देते हैं तो जो सामग्री एक जगह रखी हुई है वो कम से कम 50 जगह पहुंच जाती है, जितनी लाइब्रेरी में जाएगी उससे और जाएगी, एक आदमी पढ़ेगा, 4 आदमी पढ़ेगा। तो अगर आप उसको बेस करके पब्लिकेशन बना लेते हैं तो वो पब्लिकेशन कहाँ तक पहुंचता है, और आप एक तरीके से जो अभिलेखित हमारी थाती है, विरासत है, उसको आगे बढ़ाने में भी बहुत बड़ा आपका योगदान होगा अगर आपका ये प्रोजेक्ट में पब्लिकेशन होता है। और पब्लिकेशन तो आजकल डिजिटल पब्लिकेशन भी हो जाते हैं, जिसमें कॉस्ट भी कम आती है, अवेलेबल भी है, क्विक रेफरेंस भी होते हैं, देखा जा सकता है। खैर, ये तो हमने उसका आपको एक ब्रेकअप दिया जिसमें कि होता है। अगला मैं चाह रहा था कि प्रोस्क्राइब लिटरेचर में हमने जैसे आपको बताया कि पोएट्री है, प्रोज है, लेकिन उसके अलावा कुछ चीजें बड़ी दिलचस्प हैं, वो मैंने लिस्ट कर दी यहाँ पर कि कुछ पोस्टर्स हैं, इलस्ट्रेशंस हैं जो कि बड़े रोचक होते हैं। अब जैसे लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, डिफेंस फंड करके अंग्रेजी में है, एक राइटिंग पैड है। देखिए अंग्रेजों के डर का आलम यह है कि एक राइटिंग पैड के टाइटल पर भगत सिंह का फोटो है, उस टाइटल को भी उन्होंने डर के मारे उन्होंने बैन कर दिया। और 2 मई के लाल पिंजरे में एक हिंदी में है, स्वराज मार्ग है, स्वतंत्रता की प्रेमी है, भारत की लूट के नाम से है, अशोक का वृक्ष और महात्मा गांधी। ये चीजें इसमें आपको पोएट्री और प्रोज के अलावा ये एक पोस्टर फॉर्म में, ये इलस्ट्रेशन फॉर्म में मिलते हैं। साथ ही अगर हम इस मटेरियल के कंटेंट को देखें तो ज्यादातर ऐसा नहीं है कि एक किसी वर्ग को है, वो युवाओं को भी मुखातिब है, वो महिलाओं को भी है, वो किसानों को भी है, और आम आदमी को तो देशभक्ति का आह्वान कर ही रहा है कि आप आइए, देश की लड़ाई में आगे आइए और हमारा मतलब साथ दीजिए, और गांधी जी को समझिए, नेहरू जी को समझिए, या सुभाष जी को समझिए, भगत सिंह को। भगत सिंह तो दीवाने हैं लोग भगत सिंह के, उसके अंदर जो उसमें देखने को मिलता है। मेरे ख्याल से शायद सभी भाषाओं में भगत सिंह के बारे में कुछ ना कुछ मिल जाता है। तो ये तो आज चूंकि जैसे सुबह अभी बात हो रही थी, गजेंद्र जी बात कर रहे थे, तो नेताजी पे अगर हम देखें तो अब देखिए इसमें उर्दू में हमारे पास एक पब्लिकेशन है, तारीख आजाद हिंद फौज, इमदाद साबरी साहब की किताब थी, 1946 में छपी थी। ऐसी जय हिंद है, आजाद हिंद फौज की कहानी करके है। इसी तरीके से नेताजी के साथी वो हिंदी में भी वो आई है, तो वो दोनों को कंपैरिजन करके, स्टडी करके कुछ काम हो सकता है। उसी तरीके से वंगा वीर, मतलब तमिल मुझे आती नहीं टाइटल क्या होगा, लेकिन ये चोखीलंगम साहब ने एक किताब लिखी है, और राष्ट्रपति सुभाष चंद्र बोस करके। तो सुभाष चंद्र बोस पे अगर देखें तो आपको 3, 4, 5 टाइटल आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं, जो कि आज चूंकि 125वीं उनकी हम वर्षगांठ मना रहे हैं, और इस मौके पर हमने सोचा कि ये कम से कम प्रतिबंधित साहित्य में सुभाष बाबू पे क्या हमारे राष्ट्रीय अभिलेखागार में है, वो आज की तारीख में लोगों से हम शेयर करते हैं। और वो अगर लोग कोई काम करना चाहेगा तो जाहिर सी बात है इसको बेस बनाकर काम भी कर सकते हैं। मेरी कोशिश ये है आज के प्रेजेंटेशन में कि सिर्फ आपको कलेक्शन से इंट्रोड्यूस करा दूं, बाकी आप लोगों का आगे जब आप लोग जाएंगे वहां पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। इसी में अगर हम आगे बढ़ें, ये छपने छपाने का सिलसिला जो जैसे कहा प्रकाशन शुरू होने की बात थी, तो नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया ने कुछ पब्लिकेशन अपनी दम पर निकाले, और पहला पब्लिकेशन 1985 में निकलता है जिसका नाम है देशभक्ति के गीत, जो कि 1985 में निकला। और उसमें उन्होंने क्या करा कि जो विभिन्न संकलनों में या किताबों में जो गीत थे उन गीतों को कुछ सिलेक्शन किया और उस सिलेक्शन को उन्होंने इसमें डाला। उसी तरीके से उर्दू में एक निकला आजादी के तराने, तो ये 86 में निकला, लेकिन वो इतना मकबूल हुआ, मुझे याद पड़ता है ज्ञानी जेल सिंह जी ने उसका उद्घाटन किया था, तो ये कहा गया उर्दू में है, सब लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं,
तो उसका हरूफ हिंदी बनाया गया, हिंदी रूपांतरण तैयार किया गया। उसका भी नाम भी आज़ादी के तराने ही रखा। अब वो 1986 में, चूंकि राष्ट्रपति महोदय का आदेश था तो होना ही था, 86 में ही हमने उसको तैयार किया। फिर धरती की पुकार एक निकला, 1991 में निकला, और 1991 में जंजीरों के नाम से एक पब्लिकेशन निकला, और तेलुगु में हमने निकाला 1992 में, जो कि स्वतंत्र स्वरम के नाम से था। तो ये पब्लिकेशन हमने निकाले। और मैं मजे की बात यह है कि ये काफी पब्लिकेशन जो इसके अलावा दूसरे पब्लिकेशन, हाँ नीचे से हो जाएगा, वो दिख रहा नहीं, हाँ देखिए, उसके अलावा ये सिलसिला पब्लिकेशन का जारी रहा। 1993 में आशोभ के नाम से उर्दू में पब्लिकेशन आया, और 95 में, चूंकि हम 94 में जलियांवाला बाग के 75 साल मना रहे थे, तो ये हुआ कि बहुत सारी कविताएं जलियांवाला बाग से रिलेटेड थी, तो क्यों ना हम लहू लुहान बैसाखी ये नाम हमने दिया। और ये लहू लुहान बैसाखी के नाम से, क्योंकि उस दिन 13 अप्रैल को बैसाखी का दिन था और खूनी खून हो गया था, तो टाइटल का नाम ही लहू लुहान बैसाखी दिया गया। और ये पब्लिकेशन निकाला गया पहले उर्दू में, जिसको उस समय माधवराव सिंधिया हमारे मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने उसको रिलीज किया था। फिर वो भी उर्दू में चूंकि था तो फौरन उसका हिंदी निकालने की बात करी गई, और उसे हमें फिर हिंदी में भी निकाला, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगा उसमें, वो 97 में आ पाया। लेकिन आज़ादी दी गूंज हमने पंजाबी में, जो पंजाबी मीन्स गुरमुखी जिसको हम कहें भाषा, अगर स्क्रिप्ट की बात करें तो गुरमुखी में जो था वो आज़ादी दी गूंज के नाम से 1997 में निकाला गया। आशोभ निकला 2011 में, और 2017 में मैं अपने, चूंकि 17 मेरा रिटायरमेंट भी होता है, तो गांधी जी पर जो प्रतिबंधित साहित्य था, तो ये हुआ क्यों ना गांधी जी पर गांधी जी पे हिंदी में बहुत किताबें थी, गांधी जी पे किताबें थी, लेकिन प्रतिबंधित साहित्य में गांधी जी, इस पर हमने एक पुस्तक का अवधारणा बनाई, और उसको हमने फिर परिकल्पना हमारी पूरी हुई, और वो पुस्तक छप के भी तैयार हुई। 2017 में हमने ये चीज निकाली। तो इस तरीके से देखें तो आप पब्लिकेशन हमारे, ये नेशनल आर्काइव्स ने अपने दम पर 2017 तक पब्लिकेशन कुछ निकाले, और फिर हमने नेक्स्ट कर दिया। मजे की बात यह है कि ये कैटलॉग मुशीर साहब हुआ करते थे, आप तो जानते हैं, मुशीर साहब हमारे डायरेक्टर जनरल है, और उन्होंने कहा कि भाई ये आर्काइव्स में इतने दिन से बहुत कुछ चीजें छप रही हैं, कुछ पता ही नहीं चलता कहाँ क्या है, इसके पास जाओ उसके पास जाओ, तो क्यों ना ये कैटलॉग बनाओ। तो हमने एक कैटलॉग बनाया, और ये कैटलॉग बनाया ही नहीं, इसको हमने नेशनल आर्काइव्स की वेबसाइट पे भी डाला। और इसमें दिलचस्प बात यह है कि जितने जैसे देशभक्ति के गीत है, आज़ादी के तराने हैं, ये मैंने एक लिंक दिया है, अगर आप इस लिंक को आप क्लिक करेंगे तो आपको वो पब्लिकेशन जो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं वो डाउनलोड हो सकते हैं, और आप अपने सिस्टम में डाउनलोड कर लीजिए, तो वो देशभक्ति के गीत आपके पास आज़ादी के तराने आपको मिल जाएंगे उसमें। जाहिर सी बात है, जो प्राइस है उसके लिए तो आपको वहीं अप्रोच करना पड़ेगा, और उसके बाद वो प्राइस पब्लिकेशन आपको मिल जाएंगे। हम इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको थोड़ा सा ये बता दें कि जो हिंदी का डिजिटाइजेशन का काम था वो तो कुछ हद तक पूरा हो गया है, लेकिन अभी हम उसको वेबसाइट पर नहीं डाल पाए हैं। वैसे हमारा अभिलेख पटेल जो वहाँ पर काम कर रहा है, मैंने कुछ साथियों से बात भी करी थी, तो सबका यही कहना था कि अभी भाई उसको हम लोग नहीं डाल पाए हैं। लेकिन हिंदी का डिजिटाइजेशन तो हो गया है, लेकिन अन्य भाषाओं का डिजिटाइज होने से वही फायदा है कि कम से कम आपको क्विक रेफरेंस के लिए मिल जाता है, आप आसानी से जाके, आपको ओरिजिनल देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, आपने सिस्टम में बैठ गए, बात हो गई। तो वो अभी हम नहीं कर पाए हैं। लेकिन एक दिलचस्प बात यहाँ पे और जोड़ दूं कि इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी से भी हमारे पास कुछ माइक्रोफिल्म आई हैं, जो कि जो फिजिकल प्रोस्क्राइब पब्लिकेशन है उसके अलावा है, और ये 75 माइक्रोफिल्म रोल्स हैं। तो 75 माइक्रोफिल्म रोल्स को अगर आप थॉरोली देखेंगे तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी मिल सकती हैं जो कि आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड होंगी, आपको प्रोजेक्ट को आगे उसको क्लासिफिकेशन करने में आपको मदद मिलेगी, और ऐसी बहुत सारी चीजें इसमें हो सकती हैं। इसी के साथ साथ एक दो जानकारी और शेयर करना चाह रहा था कि जो स्कोप ऑफ वर्क अब मुझे नजर आता है एज ए प्रोफेशनल आर्किविस्ट की मैं बात कहूं, तो पब्लिकेशन क्यों ना हम इकट्ठा तैयार करें कि दादरा, कजरी, मल्हार, तराना, तर्ज तराना, ये तर्ज के ऊपर होता ना कि इस तर्ज पे उन्होंने गाना तैयार किया है, लोरी है, तो हम क्यों ना हम उनको इकट्ठा कर दें। तो म्यूजिक के लोगों को, इतिहास, जब तक हिस्टोरियन, इन जो हमारे समाज के अन्य लोग हैं, अब वो इतिहासकार का तो ये काम है कि कम से कम उन तक, मेरा एज ए आर्किविस्ट काम है कि मैं इतिहासकारों को निमंत्रित करूं, आमंत्रित करूं कि भाई ये विषय है, इन विषयों पर आप लोग काम करिए, और इन विषयों पर काम करने के लिए ये सामग्री है, इस सामग्री में आप लोग करें। मेरा तो मुख्य उद्देश्य ही होता है, और इतिहासकार समाज के लोगों को देगा, जैसे नाटक की मैंने बात करी उसी तरीके से इसकी बात है। अब आल्हा है, रसिया है, नौटंकी है, इन फॉर्मेट में भी मिलती है चीजें, तो क्यों ना उसके ऊपर एक हम पब्लिकेशन बना लें वैसा। अब
देखिए ये चरखा है, झंडा है, तिरंगा है, खादी है, वंदे मातरम है। वंदे मातरम में 3-4 तरीके के आपको मिलते हैं, ऐसा नहीं एक जो सुजलम सफलम वंदे मातरम वो तो मिलता ही मिलता है, उसके अलावा और लगा के टेक लगाकर वैसे करके भी वंदे मातरम लिखा गया। तो मतलब इन सबको भी इकट्ठे करके आप वुमेन्स पार्टिसिपेशन के ऊपर, आप महिलाओं की भागीदारी पे प्रतिबंधित साहित्य में क्या मिलता है उस पर भी हम एक कोई पब्लिकेशन प्लान कर सकते हैं। अभी हमने सुभाष बाबू की बात करी, उसी तरीके देखिए कि प्रोमिनेंट नेशनल लीडर जैसे गांधी जी पे हमने तैयार करा, अब पंडित नेहरू हैं, भगत सिंह हैं और उनके कॉमरेड हैं, बिस्मिल हैं, कुछ नहीं रिवोल्यूशनरीज पे एक तैयार कर दिया जाए। मतलब ये संभावनाएं मुझे नजर आती हैं, जो कि इतिहासकार अपने अगर उस पर बैठेंगे और उस सामग्री का अध्ययन करेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे तो वो उसको आगे बढ़ा सकते हैं। इसी तरीके से कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, तमिल, इसमें 54 है, क्यों ना हम साउथ की भाषाओं का एक करके हम एक प्रकाशन निकाल लें, वो भी तो हमारी भाषाएं हैं, भारतीय भाषाओं में है, हम उनका ही प्रकाशन बना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो प्रोस लिटरेचर है उसको तो हमने अभी उसकी पोटेंशियलिटी तो उसमें बहुत कुछ है, किसी ने उसको उस नजर से देखा ही नहीं कि क्यों ना, अभी तो हम हिंदी में बात कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया हिंदी में बहुत सारे प्रकाशन आए, विभाग की अपनी सीमाएं होती हैं, जो उनको डायरेक्शन मिले उन्होंने काम किया, या उनको जो समझ में आया उन्होंने काम किया। अब प्रोज के अंदर बहुत सारी संभावनाएं हैं, उनको लेके हम बना सकते हैं। स्पीचेस हैं, बहुत सारी स्पीचेस के कलेक्शन इकट्ठे करके हो सकते हैं, तो जो स्पीचेस बाहर मिल रही हैं वो हमारी स्पीचेस क्या है, उन स्पीचेस को कंपेयर करते हुए एक पब्लिकेशन तैयार हो सकता है। तो कहने का मतलब ये कि जो उसकी पोटेंशियलिटी हैज टू बी एक्सप्लोर्ड बाय ए पर्सन, कि भाई ये इतना सामग्री हमारे पास है, तो ये स्कोप ऑफ वर्क मुझे नजर आता है कि आपका प्रोजेक्ट हो रहा है, तो हम इस पर हम लोग एक बार इस नजर से भी देखें और उसको हम फिर आगे बढ़ाएं। तो इसमें बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जिसमें कि हम लोग काम कर सकते हैं। तो ये कुल मिलाकर एक छोटा सा मैंने आपको प्रोस्क्राइब पब्लिकेशन क्या है, कैसे आर्काइव्स में आया, हमारे पास ये जब्त होके कैसे कैसे मिला और किन किन भाषाओं में है, और इसमें क्या हो चुका है और क्या होना बाकी है, और कैसे इसको आप कंसल्ट कर सकते हैं, इसके बारे में मैंने एक छोटा सा अपना आपको एक सिर्फ जिसे कहते हैं कि दिशा दी है। बाकी आप लोग उस पर काम करें, मेरी शुभकामनाएं हैं, और अगर इस पर कोई प्रश्न होंगे तो उनका सबका स्वागत है। मैं जरूर आपका धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया राजमणि जी, थैंक्स अ लॉट। This is actually a wonderful beginning of a project which is data driven, which is document driven, which gives us some sense of what is there already, which is published, but a lot more is there which is not published. And he suggested certain ways of curating that material. And I'm sure because Gajendra ji has several students who have worked on this, उन्होंने इस पर काम किया हुआ है, तो मैं चाहता हूं कि वो आपसे, जाहिर है कि उन्होंने इसमें से कुछ तो जरूर देखा है इस सामग्री को, तो उनके पास जाहिर है कि सवाल होंगे, तो वो अपने आप को अनम्यूट करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। मेरे अपने जो सवाल हैं उस पर मैं बाद में आऊंगा, ठीक है? तो कोई भी जो पूछना चाहते हैं अनम्यूट करके, हाथ उठा के या चैट करके पूछ सकते हैं। The floor is open. सुनील यादव। अनम्यूट कीजिए सुनील जी अपने आप को, और वीडियो ऑन हम करें। एक सुनील जी, कैन यू हियर मी? प्लीज अनम्यूट, अपने आप को अनम्यूट करिए। अभी भी नहीं हुआ है। कर सकता हूँ, नहीं मैं तो कर ही रहा हूँ, हो नहीं रहा। वही हो। पोको फोन
जी Yes, नमस्ते please. बोलिए आप सर। जी जी क्या प्रश्न है आपका? जी सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि 1857 से संबंधित बहुत सारे लोकगीत लिखे गए हैं, जिसको मैनेजर पांडे सर ने संपादित किया था। तो क्या हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में और जो प्रतिबंधित साहित्य है, उसके संदर्भ में वो लोकगीत क्या अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं या नहीं? जी सर। इकट्ठा करके, हाँ सॉरी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी 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 सर। मैं कह रहा था जो मैनेजर पांडे जी का जो संकलन है, उसमें उन्होंने लोकगीतों को जो उन्होंने जनता से इकट्ठे किए उसको इकट्ठा करके छापा है। प्रतिबंधित जी। साहित्य, और हो सकता है कि कुछ चीजें प्रतिबंधित साहित्य की उसमें हो, लेकिन जी जी वो 100% प्रतिबंधित साहित्य नहीं है। 1857 के जो उनके गीत हैं, है ना, तो जी जी और दोनों के अपने महत्व हैं, क्योंकि दोनों चीजें एक छपा हुआ है और छपने के बाद वो सरकार की नजर में आ जाने के बाद प्रतिबंधित हो जाना उसका थोड़ा सा महत्व बढ़ाता है, क्योंकि वो, और वैसे तो जन जन भाषाओं में बहुत गाए जाते थे लोकगीत, और उनको काफी लोगों ने संकलित करके ऐसे संकलन तैयार हुए हैं, लेकिन प्रतिबंधित साहित्य का को आप दोनों ही कमजोर नहीं है, दोनों ही बढ़िया ऐतिहासिक है, क्योंकि जो जनता से छन के बात आती है वो उनके दिलों की बात होती है, और उसको इतिहास का हिस्सा वो होती है, क्योंकि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी मिलता है, तो उसमें कोई कंपैरिजन की बात नहीं है। ये जरूर देखना पड़ेगा कि जो उसमें गीत आए हैं, ये बहुत अच्छा विषय हो सकता है कि जो उसमें गीत छपे हैं क्या वो प्रतिबंधित साहित्य में मिलते हैं, और अगर मिलते हैं तो कौन कौन से गीत मिलते हैं, जो मिल रहे हैं तो उनका महत्व और बढ़ता है। जी 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 वही सर, जैसे प्रतिबंधित साहित्य को अगर हम साहित्य के इतिहास में शामिल करें तो एक नए दृष्टिकोण से साहित्य का इतिहास लिखा जा सकता है। बिल्कुल लिखा जा या सकता है, जी बिल्कुल लिखा जा तो सकता है, और महात्मा गांधी और हमने जो उसको तैयार किया है उसमें यही काम किया है। प्रतिबंधित साहित्य में महात्मा गांधी जो हमारा प्रकाशन आया है वो यही है कि हिंदी में महात्मा गांधी पे बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन प्रतिबंधित साहित्य में और खासतौर से पोइट्री में महात्मा गांधी पे जो लिखा गया है वो उसमें शामिल किया है। जी 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 हाँ बताएं। थैंक यू सर। Next question, Poco phone. Please unmute yourself. ये तो सुनील, हाँ। Hello, Yes. am I audible? Yes, sir. Okay, मेरा नाम अजफर अहमद है। मैं म्यूजियोलॉजिस्ट हूँ और आर्काइव्स के लिए भी काम करता हूँ। आदाब, स्वागत है। आदाब सर। राजमणि सर के साथ भी बैठना एक जैसे कि फॉर्मल इनफॉर्मल एजुकेशन हमेशा मिलता रहता है, तो इस तरह के इंसान है जिससे हमेशा आप नॉलेज ले सकते हैं किसी भी टॉपिक पे। और ये जो टॉपिक अभी हमने जी ये जो टॉपिक अभी देखा सर IOE का, उसमें एक तो सजेशन था सर और एक सवाल था। एक सजेशन तौर पे ये था कि जो खतो खिताबत होती थी उसमें भी बहुत सारे, खास करके 1847 के बाद 1857 के बाद भी बहुत सारे खत, जैसे आर्काइव्स में जब हम लोग काम करते हैं तो बहुत सारे लेटर एक दूसरे को लिखे जाते थे, तो उसमें बहुत सारे लेटर्स में बहुत सारी इस तरह की चीजें मिलती हैं। तो का ये भी पार्ट कर लिया जाए कि एक एडवर्टीजमेंट या किसी तरीके से लोगों तक ये बात पहुंचाए कि आप सबके पास अगर कोई इन्फॉर्मेशन हो तो वो इस प्रोजेक्ट को हेल्प करने में मदद करे। तो इससे भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ सकती है सर, जो खास करके प्राइवेट खतो खिताबत होती थी उसमें बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं। और दूसरा सर एक चीज पूछना था, वो सवाल ये था कि बहुत सारे न्यूज़पेपर उस जमाने में शाये होते थे, तो क्या उसमें भी बहुत सारे ऐसे न्यूज़पेपर में आर्टिकल छपे होंगे जो कि बाद में उनको प्रतिबंधित कर दिया गया होगा या ब्लॉक मतलब बंद कर दिया गया होगा, तो क्या उससे भी कोई इन्फॉर्मेशन सब ले सकते हैं? सर कोई मेरी आवाज आ रही है? सॉरी, मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि चांद का फांसी अंक, चांद एक पत्रिका निकला करती थी, उसी तरीके से अभ्युदय के नाम से अखबार निकलता था, उसका जो साप्ताहिक अखबार था इलाहाबाद से निकलता था, पद्म कांत मालवीय जी निकाला करते थे, तो उस पूरे अंक को ही प्रतिबंधित कर दिया गया था। ये चीजें हुई हैं, बहुत सारे प्रकाशन जो हैं
जो अखबारों का तो अक्सर ही होता रहता, काली कंकर दत्ता को कितनी बार सजा हुई जलियांवाला बाग के आर्टिकल छापने में, कुछ उनके बहुत सारी चीजें मिलती हैं। तो ये अखबारों में भी बंद होते रहे, पर्चे भी बंद होते रहे, किताबें भी बैन होती रही। ये पता नहीं जिनसे उनको खौफ लगता था। हम तो कहते हैं प्रतिबंधित साहित्य जो है वो ब्रिटिश साम्राज्य के डर का आईना है। उसको देखते ही उनको डर लगता था। वो आईना ऐसा आईना है जिसमें वो देखते ही वो डर जाया करते थे। जी शुक्रिया सर, बहुत बहुत थैंक यू। मैं एक चीज इसमें जोड़ना चाहता था। अखबार वाली बात, चांद पत्रिका को पढ़ने का मौका थोड़ा मुझे भी मिला। तो कई बार हमें लगता है कि इमरजेंसी वाज द फर्स्ट टाइम जबकि अखबारों ने अपने पन्ने काले किए थे, हैं, प्रोटेस्ट को दर्ज करने के लिए, उस चीज की प्रोटेस्ट को दर्ज करने के लिए जो कानून आ रहे थे उनके खिलाफ, जो कि सेंसरशिप के कानून थे। लेकिन ऐसा नहीं है। अंग्रेजों के जमाने में बहुत सारे अखबारों ने अपने पन्ने या तो काले किए या ब्लैंक छोड़ दिए, खाली छोड़ दिए प्रोटेस्ट में। और ये जो सहगल साहब थे, रामरख सिंह सहगल, चांद के जो संपादक थे, वो जेल के अंदर ज्यादा रहते थे, बाहर कम रहते थे। एक भविष्य अखबार उन्होंने निकाला था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के समय, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय। तो उसकी कुछ फाइलें हमने स्कैन करके archive.org पे डाल दी हैं। आप बड़ी मोटी मोटी फाइलें हैं, आप उनको देखें। इट्स अ विजुअल ट्रीट टू वॉच विमेन from all quarters of the society, especially elite women, but also working class women, Hindu women, Muslim women, other women coming out in support of Gandhi's movement, सविनय अवज्ञा आंदोलन। और उनकी क्या क्या तस्वीरें हैं उनकी। और कई ऐसे दिन उस अखबार के निकले जबकि ब्लैंक उनका एक पन्ना आता था। एडिटोरियल स्पेस खास तौर पर वो ब्लैंक छोड़ दिया करते थे प्रोटेस्ट में। So thanks for your suggestion. Yes, it's a very interesting suggestion to look for traces in the letters that people wrote to each other. Thank you. Shakti Rajwar ji. हेलो सर, आ रही है? पूछिए। जी सर, मेरा नाम शक्ति है सर। मैं पीएचडी कर रहा हूँ यही इतिहास विभाग से, हैदराबाद विश्वविद्यालय से। और सीएसडीएस के मैं जो भी प्रतिमान पत्रिका आती है उसका रेगुलर पाठक हूँ। और सीएसडीएस के जो भी सर्वेज और जिस तरह का एक्टिविज्म है उसको मैं करीब से देखता रहता हूँ। मेरा सर शोध का जो मैंने विषय लिया है वो आर्थिक इतिहास पे है। निजाम के कार्यकाल में जो हैदराबाद का आर्थिक इतिहास है उस पर मैं करना चाहता हूँ। तो उससे संबंधित कुछ सामग्री क्या सर मुझे मिल सकती है, या कोई ऐसा मतलब एंगल उसमें जो इस शोध को और मजबूत करे और आर्काइव से जुड़ा हुआ हो, प्रतिबंधित आर्काइव से? ये तो राजमणि जी का इलाका है। एक बार सवाल रिपीट करेंगे आप? जी सर, मैं सर इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ हैदराबाद स्टेट अंडर निजाम्स, इस पे मैं सर शोध कर रहा हूँ। निजाम की जब बात करते हैं तो आपने जो पीरियड लिया है मुझे तो याद पड़ता है कि क्राउन रिप्रेजेंटेटिव रिकॉर्ड में खासतौर से जब निजाम ज्वेलरी को लेकर ही बहुत सारी फाइलें मिल जाती हैं। उसके अलावा हमारे यहाँ आप आर्काइव्स में हमारा पोर्टल है, उस पोर्टल को देखिए, उसमें अगर आपको कुछ मिलता है आर्काइव, जब नेशनल आर्काइव जाएंगे तो हमारा अभिलेख पटल के नाम से पोर्टल है, उस पोर्टल पे एक बार लॉगिन करके देखिए, उस पर कुछ सामग्री आपको मिलनी चाहिए। और क्राउन रिप्रेजेंटेटिव रिकॉर्ड में तो निजाम ज्वेलरी को लेकर बहुत सारे माइक्रोफिल्म्स हैं, और भी निजाम को हमारी जो रेजिडेंसी रिकॉर्ड है उसके अंदर भी आपको हैदराबाद रेजिडेंसी का रिकॉर्ड देखें, उसमें भी आपको निजाम से जो करस्पॉन्डेंस हो रही है उस पर भी कुछ मिलेगा। इकोनॉमिक एंगल ऐसा है कि आप ढूंढेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा। और आर्काइव्स में तो मजे की बात है, अगर आप शेर के शिकार की फाइलें भी ढूंढेंगे तो वो भी मिल जाएंगे। मदर ऑफ सिंधिया का जो सिंधिया रेजिडेंसी का रिकॉर्ड है, महेश रंगराजन जब काम करते थे तो एक दिन ऐसी कहा, मैंने कहा आपने वो देखा रेजिडेंसी रिकॉर्ड? बोले क्या रेजिडेंसी कौन सा? तो मैंने कहा आप सिंधिया देख लीजिए। अरे वहां गए तो ट्रीट, बोले कि हाँ तो भरा पड़ा हुआ है। तो बस जंगल में एक बार आने की जरूरत है, आप एक बार उतरिए, बहुत सामग्री मिलेगी आपको इकोनॉमिक हिस्ट्री में, नो डाउट। अभिलेख पटल पे सर्च करने से शायद बहुत कुछ दिखाई देने लगे। सेतु वर्मा।
सेतु वर्मा, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। पूछिए। नमस्ते सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो मेरा एक जो सवाल है कि जो पूरी अवधारणा है प्रतिबंधित करने की या फिर सेंसरशिप की, तो प्रतिबंधित करना या सेंसरशिप लगाना, क्या ये सेंसरशिप जो आजकल हम देख रहे हैं जिस तरीके का सेंसरशिप है, या अगर हम सिनेमा के ही सेंसरशिप की बात कर रहे हैं, तमाम तरह की चीजें हैं, तो ये सेंसरशिप क्या उसी का मॉडरेट रूप नहीं है? प्रतिबंध का एक मॉडरेट रूप नहीं है क्या कि हम मतलब एक सोसाइटी में इस तरह के सेंसरशिप की स्पेस कितना है होना चाहिए, और लोगों के पास इतना विवेक हो कि वो अपने अपने पसंद की चीजें चुने और अपने पसंद की चीजें देखे। तो इस अवधारणा को अगर हम देखें तो जैसे आपने पिछले सवाल के जवाब में खत्म किया कि अंग्रेज डरते थे, इसलिए वो प्रतिबंधित करते थे, तो लेकिन वो डर तो आजाद भारत में भी लगातार बनी रही है। तो क्या आजाद भारत में जो वो डर रिफ्लेक्ट हुआ है और किताबें प्रतिबंधित हुई हैं, कुछ बाहरी विदेशी राइटरों की किताबें प्रतिबंधित हुई है और ये तमाम तरह की चीजें, क्या उसका भी एक उसको भी डॉक्यूमेंट करने का की जरूरत नहीं है? मतलब हम कॉलोनियल टाइम के प्रतिबंध को अभी हम सेफली खेल सकते हैं क्योंकि वो हमसे लड़ने के लिए नहीं आ रहे, लेकिन जो आज आजाद भारत में जो ये 2-3 सरकारें रही हैं, वो जो लगातार इसको कंट्रोल कर रही हैं, उसके लिए सेतु जी, आपने कॉलोनियल उसकी बात करी। जाहिर सी बात है कि उस समय जज्बा आज़ादी का था और जज्बा आज़ादी के लिए पूरा देश लड़ रहा था, और आज़ादी के मायने हम लोग समझते हैं उस समय किस चीज़ आज़ादी की हम तलाश में थे, और आज़ादी हमको जो चाहते थे वो मिली भी। कितनी मिली, कैसी मिली, इस पर चर्चाएं हो रही हैं और होती रहेंगी। सभ्य समाज में चर्चाएं रही हैं और आगे भी होती रहती हैं। हर एक की एक सीमा भी होती है और आज़ादी भी होती, दोनों चीज़ें होती हैं। लेकिन आज की से उस ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में तो बिल्कुल ठीक है। और क्या चीज़ हमने कॉलोनियल से आज विरासत में नहीं लिया? हमारी रेलगाड़ी, हवाई जहाज, सड़क, सब तो हमने वहां से लिया है। और अगर आज के सेंसरशिप पे आप बात करें तो जाहिर सी बात है, आज के शासन को लगता है कि वो मतलब राजनीतिक प्रश्न आपका ज्यादा है, ऐतिहासिक कम मुझे नजर आता है। लेकिन जाहिर सी बात है, हम अपने इतिहास से सीखते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन अपने इतिहास से सीख रहा है, समाज अपने इतिहास से सीख रहा है। तो ये तो सिलसिला चलता रहेगा। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में तो आवाजें उठती रहेंगी। मैं थोड़ा सप्लीमेंट करना चाहता हूँ सेतु राजमणि जी के जवाब को। एक मैं पढ़ रहा था, 4 वॉल्यूम है एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सेंसरशिप, जो कि हमारे CSDS के लाइब्रेरी में रखी हुई किताब है, 4 वॉल्यूम। उसको पढ़ने से पता चलता है कि इतिहास में ऐसी कोई जगह नहीं है और ऐसा कोई काल नहीं है जबकि सेंसरशिप न रहा हो। सेंसरशिप सत्ता का एक हथियार है। जाहिर है सेंसरशिप वही लागू कर सकता है जिसके पास उसको लागू करने की औकात होगी, है ना, क्षमता होगी, शक्ति होगी। तो जाहिर है कि जो एक पावरफुल है, एक पावरलेस है ना। और लेकिन उसके अलग अलग रूप हैं उस सेंसरशिप के। वो चाहे किचन की बात हो, चाहे ड्राइंग रूम की बात हो, चाहे सड़क की बात हो, चाहे किताब की बात हो, चाहे फिल्म की बात हो। सामुदायिक सेंसरशिप भी होता है, सरकारी सेंसरशिप भी होता है। अब देखिए, आर्काइव के ही सवाल पे 60 साल पुरानी चीज जब तक वो नहीं हो तब तक आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते, या 30 साल पुरानी, 25 साल पुरानी नहीं हो तो उसको आप एक्सेस नहीं कर सकते। तो पिछला 25 साल तो समझिए कि हम एक्सेस कर ही नहीं सकते हैं। वो सरकार में आता ही नहीं है, मंत्रालयों से फाइलें आर्काइव तक पहुंचती नहीं है। तो कहीं ना कहीं इतिहास का मसला हमारे लिए मजबूरी में भी बन जाता है कि वही सारी चीजें उपलब्ध हैं। लेकिन जाहिर है, जिस तरह से एक ये लुका छिपी और एक रचनात्मकता का खेल चलता रहता है, सत्ताधारी और सत्ता को जो चुनौती देते हैं उन दोनों के बीच में, और ये हर स्तर पे है, ठीक है, सिर्फ राजनीतिक स्तर पे नहीं होता, हर स्तर पे होता है। तो वो जो लुका छुपी और रचनात्मकता है, वो आप व्हाट्सएप में भी देखते हैं, जो मीम जो बनते हैं आजकल, तरह तरह की चीजें यूट्यूब पे देखते हैं, तरह तरह की चीजें आप चारों तरफ देखते हैं। तो वो चलता रहता है, और ये हमारे आपके सामने है। जाहिर है बहुत सारे लोग इस पर रिसर्च कर भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे हैं। हमारा बतौर इतिहासकार काम 1857 से 1947 तक
सीमित है फिलहाल तो, लेकिन जाहिर है जैसे ही हमारा रिसर्च सामने आएगा उससे और भी तरह तरह के निहितार्थ निकलेंगे, तरह तरह के शोध और निकलेंगे, और अभी के वक्त पर भी उस पर प्रकाश पड़ेगा, जाहिर है। ठीक है, राजमणि जी कुछ जोड़ना चाहते हैं? से तो आपका थोड़ा सा सवाल ऐसा था, तो हमने सोचा चूंकि रविकांत जी ने आपको एक बहुत बात स्पष्ट करी बताई कि इतिहास एक्चुअली हम 25 साल पुराना रिकॉर्ड क्यों देखते हैं, मंगाते हैं, आर्काइव्स में आने की परंपरा क्यों है। ये अंतरराष्ट्रीय ऐसा देखा गया है कि परिपक्वता, कोई भी पेड़ पर जो फल लगता है वो पकता है जब है खाने लायक, तभी वो स्वाद वो देता है। तो हमारे सबका इंटरनेशनल प्रोफेशनल आर्किविस्ट का ये कहना है कि 25 साल का जब पीरियड पूरा हो जाता है तब हमें पता चलता है कि ये मैच्योर है हिस्ट्री के लिए, एक बात। और जहां तक दूसरा पक्ष आपने रखा, उसके लिए सरकार ने ही, जो सामाजिक संगठनों ने प्रयास किया था, 2005 में जो आरटीआई आया वो आपको आजादी के एक तरीके की, वो भी आजादी से आपको देता है। मतलब आपको पुराना रिकॉर्ड देखना है तो आप पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट जो 1993 में बना वो आपको 25 साल पुराने रिकॉर्ड की बात करता है। लेकिन 2005 में जो आरटीआई आया, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो आया, वो इसीलिए आया कि हर समाज के अंदर हम लोग आरटीआई देखते थे तो बहुत वाहियात सवाल आया करते थे। प्रधानमंत्री नाश्ते में क्या खाते हैं? अरे भाई, प्रधानमंत्री नाश्ते में क्या खाते हैं आप बताइए। तो एक बहुत अच्छी बात निकल के आई कि जो भी चीज फाइल में लिखी हुई है, वो नाश्ते में सुबह 2 बादाम खाते हैं, नहीं खाते हैं, अगर उनका मीनू है तो मीनू की कॉपी हम दे देंगे। इतिहासकार का जिम्मेदारी है कि वो देखें, उसका एनालाइज करें। तो आरटीआई आपको वहां आजादी देता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, वो जैसे रविकांत जी ने कहा कि सत्ता जिसके पास औकात होगी, क्षमता होगी, वही बैन करेगा, लेकिन मेरे ख्याल से हम लोगों ने काफी इस पर स्पष्टीकरण दे दिया है। आप भी विषय को समझ गए होंगे और आप देश के जिम्मेदार नागरिक हैं, आप भी समझते हैं कि आजादी के लिए क्या चीजें जरूरी होती हैं और क्या क्या हमारे देश के हित में है। जैसे इंटरनेशनल बाउंड्रीज है, उस पर हम लोग कोई आजादी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, बहुत सारी चीजें इसी चीज रोकी गई हैं। और बाकी उसमें कभी आप जाएंगे तो सीक्रेट, क्लासिफाइड, रिस्ट्रिक्टेड, ये बहुत कैटेगरी है और क्यों है इस पर कभी चर्चा हो सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है। भावना कौशिक, आप सॉरी, भावना। हेलो। हाँ, नमस्ते सर। मेरा प्रश्न है सर कि मैंने एमफिल में प्रतिबंधित नाटकों पर कार्य किया था, जो पुस्तक सत्येंद्र कुमार तनेजा जी ने संपादित की थी। मेरा प्रश्न यह है कि हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास में नाटक को एक कमजोर विधा के रूप में माना जाता रहा है, खासकर स्वतंत्रता से पहले। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, मेरी जिज्ञासा है कि उन नाटकों के अलावा, जिन 7 नाटकों को तनेजा जी ने रखा, क्या उन नाटकों के अलावा और भी ऐसे नाटक आए हैं जिनको साहित्य इतिहास के लेखन में सम्मिलित किया जाए और ये भ्रम टूटे कि नाटक में जो आक्रोश था उन समय, जो प्रतिबंधित हुए थे, ताकि इतिहास के साहित्य के इतिहास लेखन है उसकी रूपरेखा में कुछ बदलाव आए। तो क्या कोई ऐसी योजना भी है? जहाँ तक मुझे पता है अभी तक तो नहीं। तनेजा साहब वाली किताबें तो हैं, मैंने उनका ढंग से अध्ययन नहीं किया है, लेकिन करने की जरूरत है और हम इस प्रोजेक्ट में उसको जरूर, उस पर भी उसका भी अध्ययन करेंगे। नाटकों का एक सवाल इससे जुड़ा हुआ है राजमणि जी, और इस पर हम सबको सोचना है इस प्रोजेक्ट में भी। वो ये कि ये जो हम लोग इकट्ठा करेंगे साहित्य, हाँ, कहने को तो नाटक साहित्य वो है, और आपने दादरा, चैती, मल्हार, कजरी, सब तरह की बातें की, सब तरह की विधाओं में, कव्वाली, सब तरह की विधाओं में ये पद्य है और गद्य भी है, ठीक है। लेकिन क्या इसके सौंदर्य शास्त्र पर भी कुछ चर्चा हो सकती है? क्या ये क्रूड नहीं है? क्या ये पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा लिटरेचर नहीं है? क्या इसमें साहित्य भी है? क्या इसमें रस भी है या नहीं है? आपको क्या लगता है? थोड़ा सा कुछ अंदाजा तो होगा, क्योंकि आपने कैटलॉग बनाया है इसके। देखिए, जहां तक आल्हा का है, आल्हा विधा जो है, अब जो आल्हा विधा के अंदर चीजें लिखी जा रही हैं, जाहिर सी बात है वो सारे उसका शिल्प जो है, सौंदर्य है, उसको निभा के कर रही है। नमक सत्याग्रह पे आल्हा लिखे गए, बहुत बढ़िया आल्हा है, वो मिलता है, और उसको गाया भी लोगों ने है, गा भी रहे हैं और आगे भी गाएंगे।
उस पर देखिए दो चीजें हैं, हिस्टोरियन अवेलेबिलिटी, आर्किविस्ट का काम है अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल देना, हिस्टोरियन उसको एनालाइज करेगा, और जो विषय विशेषज्ञ हैं, म्यूजिक के लोग हैं, वो देखें कि इसमें क्या दादरे में क्या उन्होंने ठुमरी ली, कौन सा उसमें ताल लिया है, क्या किया है, तर्ज किया है। तो ये एक ज्वाइंट वेंचर हो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हर आदमी एक विषय का विशेषज्ञ है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर हम दूसरे की राय लेकर उसको हम वो एंगल भी देख लें, शिल्प की दृष्टि से मेरे ख्याल से जैसे आला में देखेंगे कोई आपको कमी नहीं दिखेगी, कजरी देखेंगे, कजरी जैसे गाई जाती थी, चैती है या लोरी है, तो उन सब मतलब वो ही बता रही है, एक तो जनमानस से जुड़ाव बताती हैं, और सौंदर्य अगर नहीं होगा तो वो चूंकि गाने वाली चीज तो रिदम में आएगी नहीं जब तक कि उसका वो शिल्प पूरा नहीं निभाया जाएगा। जी ठीक है, ये हम सीधा जवाब तो नहीं दे पाए भावना आपके सवाल का, लेकिन जैसे जैसे प्रोजेक्ट ये आगे बढ़ेगा हम लोग बेहतर स्थिति में होंगे इस सवाल का जवाब देने के लिए। हमारे यहाँ पे नौशाद मेरे बगल में बैठे हुए हैं, ये भी पीएचडी कर रहे हैं उर्दू पब्लिक स्फीयर पे, और इनके पास भी कुछ सवाल है, पूछिए। सर मेरा बिल्कुल मतलब सर आप कह सकते हैं बच्चे वाली सवाल है, मतलब छोटा छोटा सवाल है कि सबसे पहले सर जब हम कभी भी किताबों में या किसी आर्टिकल से पढ़ते हैं तो सर दो भाषा यूज होता है, नेशनल आर्काइव या स्टेट आर्काइव। सर इसको हम क्षेत्रीय आर्काइव या रीजनल आर्काइव क्यों नहीं कहते हैं? पहला सवाल। सर दूसरा सवाल ये कि अगर हम ये कहें कि सर आर्काइव होता क्या है, ये चीज सर मुझे मुझे क्लैरिटी सर थोड़ा आप दे दें। तीसरा सवाल है कि सर कल रात में एक हम लोग एमए के दौरान मुझे एक आर्टिकल दिया गया था अर्जुन रप्पा दुराई का। उस आर्टिकल का नाम है आर्काइव एंड एस्पिरेशन, उस टाइटल से वो पब्लिश्ड है। अर्जुन रप्पा दुराई का ये पुराना आर्टिकल है, शायद 90 या 2000 के आसपास छपा है। तो उसमें उन्होंने कहा कि आर्काइव इज ऑलवेज ए मेटा इंटरवेंशन। सर लेकिन मुझे ये क्लियर नहीं हुआ कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। आर्काइव इज ऑलवेज ए मेटा इंटरवेंशन। और दूसरा चीज कि उन्होंने आर्काइव को सर मतलब हम कहें कि आर्काइव कितने टाइप्स के होते हैं, लेकिन उसमें उन्होंने पॉपुलर आर्काइव का जिक्र किया। उन्होंने पॉपुलर आर्काइव में उन्होंने पर्सनल डायरी, फैमिली फोटो एल्बम्स, कम्युनिटी म्यूजियम, लाइब्रेरी ऑफ इंडिविजुअल और ओरल आर्काइव का डिस्कस उन्होंने किया है। लेकिन सर आर्काइव कितने टाइप्स होते हैं? और आर्काइव जैसे आज से 1 साल पहले जो इवेंट्स हमारे सामने हुए हैं, चाहे वो पॉलिटिकल इवेंट्स हो, चाहे वो कम्युनिटी किसी तरह का सोसाइटी से जुड़े हुए हो, तो उसको क्या हम आर्काइव कर सकते हैं? सर उसी में सर आपके साथ और जो अभी आप अपने प्रेजेंटेशन में जो बता रहे थे उससे जुड़े 2 इनपुट चाहिए था मुझे। जो आपने जो स्पीचेस जो तकरीरें वहाँ मौजूद है आर्काइव में, सर वो किस तरह के मतलब तकरीरें हैं? मतलब वो तो मुझे जाके देखना है, लेकिन सर मैं आपसे मतलब आप कुछ इनपुट दे दें तो। और लेटर्स, अभी एक साहब लेटर का जिक्र कर रहे थे, सर वो लेटर क्या पॉलिटिकल लेटर जो सरकार के और उस टाइम जो कॉलोनियल रूलर थे उनसे नेगोशिएशन होता उसका लेटर है, या पर्सनल जो जैसे नेहरू कभी अपने बेटी को लेटर लिखा करते थे, इंदिरा जी को, उस तरह के लेटर्स? तो ये सवाल है बस। सवाल तो तुमने बहुत पूछ लिए। मैं तुम्हें कम शब्दों में तुम्हारे सवालों का ज्यादा जवाब देना चाहूंगा। पहला सवाल तुम्हारा ये बहुत जेन्युइन होना चाहिए कि आर्काइव्स क्या है। अगर अंग्रेजी में कहें, देखिए अगर उससे पहले भी बता दें, चलो पहले यहीं से शुरू करते हैं कि आर्काइव्स क्या है। आर्काइव्स आर रिकॉर्ड्स ऑफ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस, और आर्काइव्स आर रिकॉर्ड्स ऑफ दी जिसे कहते हैं कि परमानेंट वैल्यू, जो ऐतिहासिक हो, स्थायी महत्व के हों। अगर आर्काइव्स को हम विभाजित करें तो 2 तरीके के आर्काइव्स, एक पब्लिक आर्काइव्स और एक प्राइवेट आर्काइव्स, जिनका तुमने साहब का जिक्र किया, उनको मैंने पढ़ा नहीं है, मैं पढ़ लूंगा उनको भी, लेकिन मैंने जो अपने 37 साल के अनुभव से मैं बात कर रहा हूँ। एक पब्लिक रिकॉर्ड्स, पब्लिक आर्काइव्स मतलब सरकारी दस्तावेज, और आर्काइव्स आर रिकॉर्ड of enduring value no longer required by the creating agency for their frequent use. एडमिनिस्ट्रेशन मदहोशी में कागज तैयार करता है, 25 साल बाद आर्काइव्स की टीम जाती है और वो देखती है कि ये कौन सा ये फाइल ऐतिहासिक महत्व की है, हमारे यहाँ जो इतिहास के शोधार्थी आते हैं उनके मतलब की है, उसको वो कहते हैं आपको यहाँ ट्रांसफर करना पड़ेगा। और नेशनल आर्काइव्स जो हमारा है, क्यों वो भी सवाल पे आ जाते हैं। सेंट्रल आर्काइव्स, आर्काइव्स है कंकरेंट लिस्ट में था, सब्जेक्ट है,
जो हमारी है कॉन्स्टिट्यूशन की। तो सेंट्रल आर्काइव्स बना और स्टेट आर्काइव्स बना। हर स्टेट आर्काइव्स ने कुछ ब्रांचेस खोली जो कि रीजन उनके आसपास को कवर करती थी, क्योंकि क्षेत्र इतना बड़ा था। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो सारे रिकॉर्ड है वो नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया में आएंगे, स्टेट गवर्नमेंट के स्टेट में जाएंगे। अब दूसरा, ये तो सरकारी दस्तावेजों की बात हुई। दूसरा हम उसको कहते हैं प्राइवेट आर्काइव। प्राइवेट आर्काइव बहुत हो सकता है। अब म्यूजिक आर्काइव भी हो सकता है, वो भी प्राइवेट आर्काइव है। डायरी भी हो सकती है। बिजनेस आर्काइव भी प्राइवेट आर्काइव है। अब बहुत सारे, लाला श्रीराम ने अपना आर्काइव खोला था, है ना। बहुत सारे और लोग आ रहे हैं जो कि अपना आर्काइव खोल रहे हैं। आजकल तो नए नए आर्काइव रोज खोल रहे हैं, अपने बना रहे। साइंस आर्काइव बन रहा है, बायोलॉजिकल, हैदराबाद बेंगलोर में टीम काम कर रही है, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस वगैरह। गोदरेज का अपना आर्काइव है, टाटा का अपना आर्काइव है। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी अपने आर्काइव बना रहे हैं। तो बिजनेस आर्काइव है। वो बिजनेस आर्काइव भले ही है, लेकिन वो प्राइवेट आर्काइव है, सरकारी। और वो, अब रही बात, तुमने कल की घटना की बात कही, तो कल की घटना पता नहीं, आर्काइव पका हुआ फल है। और क्या वो रहीम का दोहा है ना, तरुवर फल नहीं खात है, पंछी करे ना पा, और कह रहीम उत्तम पर्वती, संपत्ति संचय सुजान। तो जो सुजान है, वो जो संपत्ति सजो के रखते हैं, वो आर्काइव है। मेरे ख्याल से काफी सवालों का जवाब तो मैंने इसमें दिया। बाकी कभी भी चर्चा कर लो बैठ के, कोई दिक्कत नहीं। आज वो हम बाद में तुमसे बात कर लेंगे, अभी लोग ऑनलाइन पे हैं। अगला सवाल श्रुति पांडे। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते सर, मेरा प्रश्न ये है कि प्रतिबंधित साहित्य को एकत्रित और प्रकाशित करने का कार्य वर्तमान में भारतीय इतिहास के बने बनाए ढांचे को अवश्य प्रभावित करेगी। तो ऐसे में पाठक वर्ग तक इस बदलाव को पहुंचाना और इस क्रम में आने वाली क्या-क्या चुनौतियां हो सकती हैं, और उनको सर किस तरीके से टैकल किया जाएगा? भावना जी, मुझे नहीं लगता है कि वो ढांचे को प्रभावित करेगी, बल्कि नए जो स्रोत हैं अगर वो पहुंचते हैं तो मेरे ख्याल में उनका स्वागत होना चाहिए, पहली बात। और बाकी रविकांत जी इस पे। नहीं, कोई मुझे लगता है कि एक कनेक्शन तो नए ढंग का बनेगा। पहली बात तो ये कि देखिए, एक ऐसा एकता का एक ऐसा एक ऑल इंडिया है ना प्लेन था, जहां पे सारे हिंदुस्तानी यूनाइटेड थे, इन तमाम भाषाओं में एक तरह से काम कर रहे थे, कहीं ना कहीं अनुवाद भी कर रहे थे। एक पर्चा है या एक कविता है, अगर बहुत मशहूर होती है या लोकप्रिय होती है एक जगह पे, तो दूसरी जगह भी उसका अनुवाद होता था। तो एक तो इस एकता का एक संदेश जाएगा। दूसरा, मुझे नहीं लगता है कि हम पहले जानते ही हैं कि ये कितना है और कैसा है। तो हम इसीलिए हमने अपने प्रोजेक्ट में तय किया है कि इस डॉक्यूमेंटेशन को ऑनलाइन रखेंगे, ठीक है। फिर लोगों तक पहुंचाने के लिए इसको हम रेडियो के जरिए भी ले जाएंगे, और एक फिल्म भी बनाना चाहेंगे अंततः इस मटेरियल को लेकर के। लेकिन हम उस डिजिटल मटेरियल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, ताकि इतिहासकार जो प्रोफेशनल होते हैं, व्यावसायिक, उनके और जो ऐसे लोग जिनकी रुचि इतिहास में नहीं है, दोनों के बीच में थोड़ा गैप कम हो, आम लोग भी उसमें दिलचस्पी लें। और ये संवाद जरूरी है, तभी इतिहास का ढर्रा अंततः बदलेगा। तो ये करना जरूरी है कि हम अपनी प्रक्रिया को, शोध की प्रक्रिया को ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाए और ज्यादा से ज्यादा इंक्लूसिव बनाए। अभी तक एक मतलब आर्काइव एक बड़ा मिस्टीरियस सी चीज रहा है ना। तो उसको हम लोग को ठीक करना होगा, दुरुस्त करना होगा। कुमुद रंजन मिश्रा। हाँ, कुमुद पूछिए। आवाज कट रही है आपकी। क्या जी सर आवाज आ रही? बेहतर। सर मेरा ये सवाल था कि क्या 1857 से 1947 के दौर में जो तमाम पंडित साहित्य हैं, क्या हम उन तमाम
साहित्य को एक्सेस कर सकते हैं, या अभी कुछ ऐसे भी साहित्य मौजूद है जिन्हें हम एक्सेस नहीं कर सकते? कुमुद, ऐसा कीजिए, आप ये सवाल चैट में लिख करके भेज दीजिए, हैं? चैट में लिख दीजिए। मतलब इनका कैटेगराइजेशन कैसे होता है जिन्हें हम मतलब एक्सेस कर पाए, मतलब कौन सी चीजें ओके सर, ओके सर। चैट में आप अपने सवाल डाल दीजिए, है ना, क्योंकि हम सुन नहीं पाए आपको। हाँ, मैं एक I want to return to a question which Naushad asked about this meta archive being a meta meaning, meta intervention means that it's not confined to any one area or field. Okay, meta means it goes beyond one area, one specific niche. It belongs everywhere. For example, one archive, one letter, Ranjit Guha wrote elementary aspects of peasant insurgency in colonial India. He said, peasants do not write their own histories. They are always written about. And when are they written about? When they rise up in revolt. Then the powers, colonial powers, the Zamindar, Sahukar, and Sarkar, they all came together. They wrote letters. The document was created. That document became a part of the archive. It was a document from which the officials themselves wanted to learn a lesson so that those revolts are not repeated. Okay? So the archive is primarily an instrument for those who create it. Okay? And what voice do you get of peasants in that archive? Obviously not much. So the essay that Ranjit Guha wrote was Prose of Counterinsurgency. अगर अंग्रेजों ने अपनी तरफ से ये पूरा इतिहास लिखा है तो उसका किसानों की तरफ से या कृषक चेतना का इतिहास उसके आधार पर कैसे लिखा जा सकता है? तो उन्होंने कहा कि उसको उलट देना होगा। जो अंग्रेज कह रहे थे अपनी खतों किताबत में और कॉरेस्पॉन्डेंस में या रिपोर्ट्स में, उसको पलट दीजिए। अगर वो कह रहे हैं कि ये तो कंटेजियन फैला हुआ है, तो आप समझ जाइए कि ये कहीं ना कहीं विद्रोह हो रहा था। ठीक है, तो उनकी बहुत अच्छी किताब है इस पर कि एक आर्काइव का इस्तेमाल कितने लोग कितने ढंग से कर सकते हैं, उसका मेटा फंक्शन यही है। ठीक है, मोटा मोटी तौर पर। शुक्रिया। इसी में एक चीज और आपको स्पष्ट कर दें, देखो ये जैसे रविकांत जी कह भी रहे थे कि एडमिनिस्ट्रेशन से में जो मैंने कहा ना कि रिकॉर्ड्स आर बाई प्रोडक्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांजैक्शन, जो सरकारी फाइलें चल रही थी उसका बाई प्रोडक्ट है, तो वो तो अनकॉन्शियस दिमाग से बना है, लेकिन उनका कॉन्शियस क्या एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए, जैसे अभी बात हो रही थी कि प्रेसिडेंट की बात हो रही थी। होता यह है कि इतिहासकार की जिम्मेदारी ये बनती है कि दोनों पक्ष को देखे। उदाहरण दूं, मैं कई बार हमने ऐसा मिला है और देखते हैं, दिल्ली में 1942 में दंगे हुए तो सरकारी रिपोर्ट क्या कहती है, ये जलियांवाला बाग की रिपोर्ट देख लीजिए आप। जलियांवाला बाग में सरकारी रिकॉर्ड के हिसाब से इतने लोग मरे। जब आप अखबार उस समय का देखते हैं, सेकेंडरी सोर्सेज आप देखते हैं, तो आपको पता चलता है कि संख्या कुछ और है। तो अब इतिहासकार की जिम्मेदारी है कि दोनों को पढ़े, दोनों को एनालाइज करे, कंपेयर करे और एक निष्कर्ष पर आए, और वो निष्कर्ष अपने जो एनालिसिस हुआ है उसके बेसिस पर लोगों को बताया कि वस्तु स्थिति ये थी। जी, सवाल आ गया है उनका, हम एक्सेस कर सकते हैं, अभी कुछ ऐसा है। राजमणि जी बताइए। देखिए, प्रोस्क्राइब लिटरेचर को तो आप एक्सेस कर सकते हैं, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, आराम से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन एक्सेस नहीं कर सकते। अभी ऑनलाइन अवेलेबल नहीं हुआ है वो,
उसके लिए कोशिशें जारी हैं और शायद कुछ दिनों में ये देखने को मिलेगी, क्योंकि इसमें टाइम भी लगता है। और बाकी जब वो ऐसा है ही नहीं कैटेगरी की जिसमें नहीं है, तो इसका कोई अनुमान वाली बात बनती नहीं है। आपका प्रश्न का उत्तर यही है कि हमने जो भी प्रोस्क्राइब लिटरेचर है आर्काइव्स में अंदर किसी भी भाषा में है वो उपलब्ध है। आप उसको जो भी उसका प्रोसीजर है आप उसके हिसाब से उसको मंगाएं, उसको देखें और आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं, कॉपीज ले सकते हैं। जो भी उसका प्रोसीजर है उसको फॉलो करेंगे। मेरे ख्याल से लाइन पे दो लोगों के नाम आ रहे थे, देखिए इसको हटा दीजिए, मैसेज हटा दीजिए। आशुतोष विकास, आशुतोष पहले। राजमणि सर नमस्कार। हेलो आशुतोष जी जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? हेलो हेलो जी, सुन रहे हैं जी जी सर। मैंने जैसा कि नौशाद जी ने कहा और आप भी बात कर रहे थे कि जो रीजनल आर्काइव है और जैसे स्टेट आर्काइव और नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया और ब्रिटिश आर्काइव, ब्रिटिश लाइब्रेरी, और ब्रिटिश लाइब्रेरी में किताबें रखी गई हैं। तो इन तीनों ही जगहों को मैंने विजिट किया है। तो एक चीज सर मुझे अक्सर मतलब लगता है कि आपने भी अपने प्रेजेंटेशन में 1907 के बाद के साहित्य का जिक्र किया। तो हम जब प्रतिबंध संबंधी अधिनियम देखते हैं या प्रतिबंधित घटनाओं का विश्लेषण करते हैं तो 1780 में जो बंगाल गजट प्रतिबंधित करते हैं और उसके बाद लगातार आप देखेंगे कि एक न एक अधिनियम आ रहे हैं, चाहे 1823 का हो, चाहे 1835 का हो, चाहे कुछ भी हो। तो क्या उसके पहले का कुछ साहित्य हमें मिल सकता है? मैंने आर्काइव में नहीं देखा था इस तरह का साहित्य। और दूसरा सवाल जो सेतु ने पूछा कि जो स्वतंत्र भारत की बात उन्होंने पूछा, तो जब मैं लंदन में था तो मेरे साथ एक घटना हुआ। वो हुआ ये कि जब मैंने प्रतिबंधित साहित्य के डिस्ट्रीब्यूशन की फाइल का ऑर्डर किया ग्राहम शॉ के कहने पर, तो वो पहले तो ऑर्डर मेरा लिया नहीं गया, रिजेक्ट कर दिया गया। उसके बाद फिर मैंने ऑर्डर किया क्योंकि मैं ये सोच रहा था कि बार कुछ ऑर्डर करेंगे तो मिल जाएगा। उसके बाद जब तीसरी बार मैंने ऑर्डर किया तो मेरा इंटरोगेशन हुआ कि आप ये फाइल क्यों चाहते हैं, बार बार ऑर्डर क्यों कर रहे हैं, क्यों चाहते हैं, आपका काम क्या है इस फाइल से? सिक्योरिटी रीजन से हम फाइल नहीं दे सकते। सेम चीज मैं नेशनल आर्काइव में फेस कर चुका था, नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया में भी फेस कर चुका था कि बहुत सारे फाइल हम ऑर्डर करते हैं और मिलते नहीं है, जिस फाइल की आप बात कर रहे थे सर आप। तो और उसके बाद हम देखते हैं कि ग्राहम शॉ ने मुझे बताया कि ब्रिटिश म्यूजियम, ब्रिटिश लाइब्रेरी दो चीजें हैं जो कि थोड़े थोड़े दूर पर हैं। तो ब्रिटिश म्यूजियम के सामने एक किताब की दुकान हुआ करती थी। तो उस किताब की दुकान को 1880 के आसपास वहां हटाया गया और उस किताब की दुकान में जाने वाले की प्रॉपर निगरानी की जाती थी कि ये कौन लोग हैं। उस आजादी से पहले की दुकान थी जो कि यहाँ से किताबें जो जाती थी और उसको वहीं से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था लंदन में और इधर उधर। तो ये तो सेतु वाली बात थी सर। वहीं अब हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जो 1907 के पहले का बेसिकली जो लिटरेचर है या प्रतिबंधित पुस्तकें हैं उनके बारे में कुछ बताइए सर आप। थैंक यू। आशुतोष, हमने 1907 इसलिए लिया कि ये जो हमारे पास इस समय कैटलॉग मटेरियल है वो 1907 के बाद ही छपा हुआ हमें मिलता है। उससे पहले क्योंकि 5 में भंग है और उसके बाद राष्ट्रीय चेतना कुछ दूसरे तरीके से इतिहास में आती है और उसी का ही परिणाम या परिणति ये है जो कि इस तरह का जन जन का जो साहित्य था वो लोगों तक पहुंचना शुरू हुआ। उससे पहले जाहिर सी बात है बैन होते रहे, प्रिस्क्रिप्शन के लिए, रिस्ट्रिक्शन के, सेंसरशिप के लिए बहुत सारी चीजें चलती रहीं और वो प्रॉपर कलेक्शन ना तो मुझे ब्रिटिश लाइब्रेरी में दिखाई देता है ना मुझे आर्काइव्स में दिखता है। हाँ, हम वहां की जो फाइलें हैं उन फाइलों में जैसे मैंने कहा था 1907
में होम पॉलिटिकल डिपार्टमेंट भी बनता है, वो भी 1907 से शुरू होता है, क्योंकि पॉलिटिकल एक्टिविटीज वॉच करी जा रही हैं। लेकिन उससे पहले होम डिपार्टमेंट में पब्लिक ब्रांच है, पुलिस ब्रांच है, जेल ब्रांच है, तो मतलब ऑर्डर्स तो निकलते रहे। ये लेजिस्लेटिव है। शुरू में तो 2 ही डिपार्टमेंट थे, होम पब्लिक था, ये एक्सटर्नल था, तो फॉरेन डिपार्टमेंट था, तो उसमें ही फाइलें हैं। और उन जो प्रिंसली स्टेट से रिलेटेड कोई जगह है तो उसका आपको फॉरेन में मिल जाता है। तो कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, जिन खोजा तिन पाइयां वाली बात है। और इसमें जाहिर सी बात है कि प्रायोरिटी इसमें एक ये बात थी कि उनको लग रहा था ये डर है, तो कहीं जब्त कर रहे थे, कहीं थाने में बंद हो गया, हो सकता है कहीं किसी थाने में भी पड़ा हो, ऐसा नहीं हो सकता। आज की जो हालत है देश की, आपने ये पहले भी रहा है, कहीं उठा के किसी के मालखाने में पड़ा होगा मटेरियल बहुत सारा, क्योंकि मटेरियल तो पकड़ा गया है तो कहीं ना कहीं तो जब्त करके रखा गया है। लेकिन जो अवेलेबल है इस समय, हमारे को आसानी से एक्सेसिबल है, वो जैसे आपने भी ब्रिटिश लाइब्रेरी का जिक्र किया या निसार का इसको मैंने बताया, मैंने 1947 वो बताया है जो कैटलॉग्ड मटेरियल है, उससे पहले जरूर मिलेगा, फाइलों में मिलेगा। अच्छा, एक प्रश्न आपका था कि नहीं मिलता है। देखिए, पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट 1993 में आता है और उसके बाद पब्लिक रिकॉर्ड रूल्स बनते हैं, रिसर्च रूल 1997 में। उसके हिसाब से कोई भी चीजें आपको जो रूल कहता है उसके हिसाब से सब चीजें मिलेंगी। आपको नहीं मिली, आपने रिक्वेशन किया। अब होता क्या है, एक कंफ्यूजन यहाँ क्लियर कर दूं कि जब अंग्रेजों ने फाइलिंग सिस्टम बनाया, करजन के पीरियड में बनता है फाइलिंग सिस्टम, किस तरीके होता है वो एक अलग कहानी है। तो क्या होता था, हर साल की फाइलों का इंडेक्स बनता था, और अंग्रेजों ने तो सारे इंडेक्स भी, उनकी जो मेथोडोलॉजी जो जिसे कहते हैं कि रिकॉर्ड कीपिंग के लिए सेंस ऑफ उनका अप्रिशिएट करना चाहिए, कि उन्होंने उसको हर साल की जितनी फाइलें खुली उसका कैटलॉग बनाया। हमारे पास समय ही नहीं है कि हम कैटलॉग बना लें, हम तो उसमें जितनी फाइलें 1907 में या 1857 में जो खुली हैं उनका बना दिया उन्होंने 5 साल का भी बनाया, 10 साल का भी बनाया, कैटलॉग अपने रेफरेंस पर्पस बनाया था। लेकिन वो सारी फाइलें ट्रांसफर नहीं हुई, कहाँ गई, या तो डिस्ट्रॉय हो गई या वो हमारे पास नहीं आई। तो आप जब रिक्वेशन देते हैं इंडेक्स देखकर, तो आपको लगता है कि हमारे को तो फाइल दी नहीं, तो आप किसी भ्रम में ना रहें। जो फाइल ट्रांसफर हुई है और हमारे कलेक्शन में है वो आपको आर्काइव्स में मिलेगी, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जाहिर सी बात है, अगर गिलगित चित्राल जो हमारा बाउंड्री डिस्प्यूट पे जो इंटरनेशनल हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की या सर्वे ऑफ इंडिया की हमारे पर रिस्ट्रिक्शन है, वो जरूर मानी जाएंगी। लेकिन आपको गिलगिट की है, चित्राल की, ये चीजें बाउंड्री वाली तो छोड़ दीजिए, लेकिन बाकी सारी फाइलें मिलती हैं बशर्ते वो हमारे यहाँ ट्रांसफर हुई हों। होता है कि सारा रिकॉर्ड तो आ ही सकता। उदाहरण के तौर पे 1907 में मान लीजिए 10,000 फाइलें खुली, लेकिन जो ट्रांसफर हुई, जैसे नहीं भूसे में से जब आप दाने निकालते हैं तो भूसा तो एक ट्रक निकलता है, दाना तो एक बोरी निकलता है। तो हिस्टोरिकल फाइलें जो आई हैं वो तो एक बोरी आई हैं, और आप पूरे अगर ट्रक के भूसे की बात करेंगे तो नहीं होगा। तो वो उस कंफ्यूजन में नहीं होना चाहिए। जो फाइलें हैं, चाहे स्टेट आर्काइव्स में, चाहे रीजनल तो खैर स्टेट का ब्रांच ही है, हमारा भी नेशनल आर्काइव्स की भी ब्रांचेस कुछ रीजन में हमने रखी हैं, साउथ जोन, ईस्ट जोन में हमारी चल रही है। तो ये उसके लिए कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, फाइलें मिलती हैं। अब तो आरटीआई है, आरटीआई में आप करंट फाइलें देख लेते हैं, हम तो ऐतिहासिक फाइलों की बात कर रहे हैं। जी, अगला सवाल किसका? हाँ, बस जोड़ दूं कि 1857 के कई कलेक्शंस तो लोगों ने निकाले थे, और उर्दू अखबार भी निकाला था, अभी उसका इस्तेमाल भी किया था महमूद फारूकी ने अपनी किताब में। तो बहुत सारा इस्तेमाल भी हुआ और रीपब्लिश भी हुआ है, लेकिन निकालना पड़ेगा रीजनल आर्काइव से भी और जहां तहां से जा करके कुछ ना कुछ तो जरूर निकलेगा। आशुतोष। विकास शुक्ला। हेलो। हाँ साहब। हाँ सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो बैन लिटरेचर हुआ है वो जब एक प्रकाशक के यहाँ छपता था, या मतलब कि छपाई होती थी उसकी, तो उसका जो पाठक तक पहुंचने का जो एक सिस्टम डेवलप किया गया था, वो जैसे कि छुप करके लोग उसको जो है एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाते थे, बांटते थे, उसको डिस्ट्रीब्यूट करते थे। तो क्या अंग्रेजों ने सिर्फ किताबों को ही बैन किया, या जो एक ये सिस्टम बना हुआ था, मैकेनिज्म बना हुआ था, इसके ऊपर भी वो लोग अटैक करते थे? और इसको अटैक करते थे तो उस सिस्टम से, जैसे कि व्यक्ति जैसे राम रहीम सहगल की आपने बात की कि उनको भी कई तरह से जो है परेशान किया गया, और वो जो है बाद में यहाँ तक कि राष्ट्रीय कांग्रेस के वो जो है कार्यकारिणी के सदस्य भी थे। लेकिन बाद में देश के आजाद होने के बाद भी उनको उसका कुछ बहुत लाभ नहीं मिला, और 1952 में उनकी डेथ हो जाती है। और सर दूसरा मेरा ये एक सवाल ये है कि
हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, जैसे कि हम गारसा दत्तासी से लेकर के आज तक जो हिंदी साहित्य के इतिहास लिखे गए हैं और जो मुख्य धारा के इतिहास हैं, इनमें जो प्रतिबंधित साहित्य का किस रूप से अभी तक इस्तेमाल किया गया है और अभी उसकी क्या क्या संभावनाएं पे हम कुछ जानना चाहेंगे उसके बारे में। थैंक यू। विकास जी, जो छापने का प्रकाशक का तो बड़ा मुश्किल होता था पता करना। बहुत सारे तो डर के मारे प्रकाशक ने अपना नाम नहीं दिया, बहुत सारे लेखकों ने अपना नाम नहीं दिया। ये तो गुपचुप ही खेल चलता था और कोई जरूरी नहीं छपे हुए भी हों। हाथ से लिखे हुए बहुत सारे पर्चे मिलते हैं, बहुत सारी हाथ से लिखी हुई मैगजीन निकलती थी। सत्याग्रह के पीरियड में आप देखिए तो पत्रिकाएं निकल रही हैं जो हाथ से लिखी हुई हैं, और ये तो पता नहीं आपसी तालमेल से ही होता था। कार्यकर्ता उसमें बहुत बड़ा जिम्मेदार होता था, और कार्यकर्ता तो हमेशा दरी उठाने के लिए रहता है। अब 1952 किसको क्या मिला, वो कार्यकर्ता जो समर्पित भाव वाला है वो तो अपना ही काम करेगा। बाकी जो जहां तक छापे खानों पे भी पढ़ते थे, रेड होती थी, छापे पढ़ते थे और या एडिटर्स को भी बंद कर देते थे। तो इसीलिए लोगों ने रास्ता निकाला था, ना तो प्रकाशक का नाम छापते थे और ना ही लेखक अपना नाम देता था, और वो मैटर सर्कुलेट होता था जनता में जी। और बाकी हिंदी वाले पे रविकांत जी शायद कुछ कहेंगे। हाँ, ये एक चीज मैं कहना चाहता था कि सिर्फ प्रिंट के इतिहास से सेंसरशिप का इतिहास तो जाहिर है कि बहुत नजदीकी से नतम गुत्ता है, जुड़ा हुआ है। अगर आप फकीर मोहन सेनापति और इन सब की ऑटोबायोग्राफीज पढ़ें जो 19वीं सदी में सारी जद्दोजहद जो है छापा खाने को लगाने की, है ना, और वो एक कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री था ना, कि उसमें पैसा लगता था बहुत। तो आज के जैसा तो है नहीं कि कंप्यूटर जिसके पास भी है वो प्रिंट कर सकता है। प्रिंट की तो जरूरत भी नहीं है। अब लैंग्वेज सिर्फ आप सिर्फ बात कर सकते हैं, है ना, मतलब मौखिक भाषा से काम चल जाएगा। प्रिंट की जरूरत नहीं है, लेटर्स की जरूरत नहीं है। लेकिन वो 19वीं सदी का संघर्ष जो है लोगों का, प्रिंट को स्थापित करने का, वो बड़ा संघर्ष है। और फिर साहित्य बड़ी चीज बन जाता है कि और साहित्य के जरिए ही बहुत कुछ होता है। लेकिन सेंसरशिप जाहिर है साहित्य तक सीमित नहीं है। सिनेमा पर भी सेंसरशिप होता है, रेडियो पर भी सेंसरशिप होता है। आजाद नेताजी को आज हम याद कर रहे हैं, आजाद हिंद रेडियो भी चलता है, सिंगापुर से चलता है। ख्वाजा अहमद अब्बास और दूसरे लोग, कैप्टन सहगल, लक्ष्मी सहगल, सज्जाद ज़हीर, कई सारे लोग हैं जो कि रेडियो वाले में भी, जो कांग्रेस का रेडियो था, जो कि अंडरग्राउंड रेडियो था और आर्काइव में थोड़ी सामग्री इस पर है, उसमें लोग इन्वॉल्व थे। आज वो स्टेशन यहाँ से चल रहा है, कल वहां से चल रहा है। तो इस तरह के उसके ठिकाने बदलते रहते थे, बदलती हुई स्ट्रैटेजीज, लुका छिपी जो मैं कह रहा हूँ सेंसरशिप के साथ जो खेलता। तो बड़ा दिलचस्प इतिहास है, लिखा जाने लायक। हम कोशिश करेंगे इस प्रोजेक्ट में क्या क्या हम लोग निकाल सकते हैं, उसको निकाल करके लाने की कोशिश करेंगे, और कुछ इंगित कर देंगे ऐसे इलाके जहां पे हम नहीं पहुंच पाए, लेकिन आगे के इतिहासकार पहुंचेंगे, आगे के रिसर्चर्स पहुंचेंगे। आप जैसे लोग और काम करेंगे तो बहुत कुछ निकलेगा, है ना। बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदी साहित्य का इतिहास, क्या सवाल था? का उनको नहीं मिला, सिला नहीं मिला। अच्छा, रामरख सिंह सहगल जैसे, ठीक है, नहीं मिला। अब हम इसका क्या मलाल कर सकते हैं, आलोचना भी कर सकते हैं ऐसे अफसरान का जिन्होंने ऐसी विभूतियों का आदर नहीं किया, जो कि राष्ट्रभक्त थे, देशभक्त थे, जिन्होंने अपने स्वत्व का कुर्बानी दी, सब कुछ त्याग दिया एक तरह से, ठीक है। लेकिन हम तो उनका नाम ले रहे हैं, हम इतिहास में उनका नाम दर्ज कर रहे हैं, और हम आगे भी उनको याद करेंगे। हम बतौर इतिहासकार और बतौर विद्यार्थी इतना ही कर सकते हैं, ताकि भविष्य के जो अफसरान हैं वो सुने कि इतिहास वही नहीं है जो वो जानते आए हैं। और कोई सवाल? गजेंद्र जी? सवाल, टिप्पणी, सुझाव, कुछ भी अगर आपके पास है तो स्वागत है।
अगर नहीं तो मैं गजेंद्र जी धन्यवाद ज्ञापन आप करेंगे या मैं करूं? मैं आप लोगों से सिर्फ ये कह देना चाहता हूं फिलहाल तो, चूंकि आपकी दिलचस्पी इस विषय में है। कौन है? हाँ, हाँ गजेंद्र जी। जी जी, आप धन्यवाद ज्ञापन करेंगे या मैं करूं? आप कर दीजिए। धन्यवाद ज्ञापन भी आप ही करेंगे। अच्छा। लेकिन जो 2 प्रश्न आए उस पर 2-4 वाक्य मैं कहना चाहूंगा। एक विकास का और एक सवाल उससे जुड़ा हुआ था श्रुति का। और जाहिर है हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के मन में, हम सबके मन में ये जिज्ञासा है कि जब प्रतिबंधित साहित्य सामने आ जाएं और फिर उनका मूल्यांकन हो तो निश्चित तौर पर हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की जो रूपरेखा है वो बदलेगी। ये हमें पूरा भरोसा है। और ये भरोसा इसलिए भी है कि आप देखें कि भारतेंदु का जो साहित्य है, पूरा भारतेंदु युग है, या राम विलास जी के अवधारणा के मुताबिक जो पूरा हमारा नवजागरण का जो चारों चरण है उसका साहित्य है, वो इसीलिए नई चेतना से संपन्न है या आधुनिक है। शुक्ल जी, रामचंद्र शुक्ल ने उसको आधुनिक काल इसीलिए कहा क्योंकि उन्होंने कहा कि किसी भी सभ्य समाज में ऐसा नहीं होता कि जीवन की दिशा कुछ और हो और साहित्य की दिशा कुछ और। भारतेंदु इसीलिए आधुनिक काल के पुरस्कर्ता हैं कि उन्होंने देश की दिशा और दशा को एक साथ जोड़ दिया। तो अब जरा देखें, एक विरोधाभास की स्थिति ये है कि जिस साहित्य में या जिस लेखन में सबसे ज्यादा राजनीतिक चेतना हमें दिखाई पड़ती है, और हमारा संकेत प्रतिबंधित साहित्य की तरफ ही है, तो राजनीतिक चेतना की वजह से आधुनिक काल है, राजनीतिक चेतना की वजह से नवजागरण है, और राजनीतिक चेतना जहां सबसे ज्यादा मुखर है जिस साहित्य में, जिसका मूल्यांकन अभी ठीक से हुआ नहीं है, वो प्रकाशन ठीक से नहीं हुआ है, तो निश्चित तौर पर मुझे पूरा विश्वास है कि हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की रूपरेखा बदलेगी। तमाम जो अखबारों में सामग्री है, पैम्पलेट्स हैं, जिन नाटकों की चर्चा हुई, और बहुत अच्छा सुझाव दिया राजमणि जी ने कि संगीत में, ये बात तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। भक्ति काल जो अगर आज तक अमर है पूरे देश में, उसकी अमरता का कारण संगीत और साहित्य का जो एकात्म संबंध भी है। संगीत का जादू जो है उन कविताओं को आज तक हमारे आत्म से जुड़े हुए है। तो ये बात आल्हा जैसे आप देखें कि कामायनी आल्हा छंद में रचना है, और आल्हा छंद वीर रस की उतनी हजार साल की पुरानी परंपरा, तो उसमें जो चीजें लिखी जा रही हैं तो वो तार टूटा नहीं है। इस दिशा में भी हमें सोचना है। एक बात और आप देखें, जो रविकांत जी ने शुरू में ही इशारा किया, और ये हम सबकी चिंता का विषय है कि 1977 में ये काम पहली बार आया, जेराल्ड वेरियर की किताब से ये चर्चा हुई। अब जरा सोचें, 1977 में आपातकाल के बाद इस विषय पर ये महज इत्तेफाक नहीं है, इमरजेंसी कोई छोटी घटना नहीं थी। आजादी के बाद ये लोकतंत्र पर सबसे बड़ा हमला था। वैसे में अगर प्रतिबंधित साहित्य की चर्चा अगर एक जेराल्ड वेरियर कर रहे हैं, अच्छा उसी साल देखिए कि रामविलास जी महावीर द्विवेदी वाली किताब के माध्यम से नवजागरण की अवधारणा लेकर आ रहे हैं। उसी के आसपास भगवान दास माहौर पहली बार, जो रामविलास जी के साथ काम किया उन्होंने और भगत सिंह के करीबी थे, वो स्वाधीनता प्रतिबंधित साहित्य के आधार पर एक नया मूल्यांकन कर रहे हैं। तो ये सब चीजें जोड़कर हम देखेंगे। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में अभी इस पर गंभीर चर्चा नहीं है, आज तक नहीं है। तो हमारी कोशिश रहेगी कि, और ये हमारी चिंता का विषय है कि ये सारा जो लेखन है, जो हमने प्रिंट में जो है
या ओरल लिटरेचर भी है, उसको भी हम अगली कड़ी में शामिल करेंगे। और उसके साथ साथ हिंदी उर्दू के अलावा राजमणि जी ने बहुत अच्छा सुझाव दिया और कि समस्त भारतीय भाषाओं का, और ये हमारे प्रोजेक्ट का अगला चरण होगा कि समस्त भारतीय भाषाओं के लेखन का मूल्यांकन करके हम भारतीय साहित्य के आधुनिक काल की रूपरेखा पर विचार करें, और ये महत्वपूर्ण काम होगा वो निश्चित रूप से। तो मुझे इतना ही जोड़ना था इसमें। आपने बहुत अच्छा, और मैंने पहले ही कहा था, मैं उम्मीद के साथ कि इस वर्कशॉप में, इस बातचीत में शामिल होने के बाद हम वही नहीं रहेंगे जो पहले थे, और मेरी बात से हमारे शोधार्थी, हमारे जो मित्र हैं, सहमत होंगे। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। एक सवाल और है राजमणि जी। बहुत बहुत शुक्रिया गजेंद्र जी। ये आशीष वर्मा पूछ रहे हैं, बंगाल के अकाल पर भी लिखे गए साहित्य प्रतिबंधित हुए हैं या कोई साहित्येतर पुस्तक मिल? इस पर किताबें तो काफी हैं। ये जो, हाँ, पेट्रियोटिक पोएट्री बैंड बाय द राज, दोनों इसमें कुछ मिल जाएगा, है हमारे पास? हाँ, नहीं, आपके पास तो मिल जाएगा। आशीष जी, मैंने 2 कैटलॉग का जिक्र किया था। आप नेशनल आर्काइव्स की वेबसाइट पे जाएंगे तो उसमें ऑनलाइन पब्लिकेशन देखिएगा, और ऑनलाइन पब्लिकेशन में मेरे ख्याल से प्रेजेंटेशन को बैक कर सकते हैं, तो चलिए खैर, तो उसमें ऑनलाइन पब्लिकेशन में आप आइए, ऑनलाइन पब्लिकेशन में क्लिक करेंगे कैटलॉग ऑफ पब्लिकेशंस, तो उसमें ये 2 टाइटल, हाँ, शेयर कर देंगे, तो उसमें से आप देख लीजिए, उसको कंसल्ट कर लीजिए, जरूर होगा, कुछ ना कुछ तो मिलेगा उसमें आपको। इस पर तो बहुत साहित्य है, इतिहासकारों ने बहुत काम किया है बंगाल के अकाल पे, तो वो मिल ही जाएगा। और वही क्यों, मतलब मुझे लगता है नील दर्पण से लेकर करके बहुत कुछ है, 19th सेंचुरी बंगाल के ही इतिहास से बहुत कुछ है। तो जो 1907 से नहीं इतिहास ये शुरू होता है, पहले से होता है आशुतोष, और उस पर हम लोग पीछे जा सकते हैं बाद में। मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर इसी तरह से आप हौसला अफजाई करते रहे हमारी, तो हम आगे और भी ये डिस्कशन जारी रखेंगे। मैंने प्रोफेसर शाहिद अमीन से भी बात की है, और नरेंद्र शुक्ला से भी बात की है। हम लोग की दोस्त एक है प्रज्ञा डिठल, वो लंदन में है, उनसे बात की है, उन्होंने भी कुछ काम किया है। और हम एक्सप्लोर करते रहेंगे ऐसे स्कॉलर्स जिन्होंने काम किया है इस इलाके में, उनके साथ बातचीत जारी रखेंगे, ताकि हमारा ज्ञान बढ़ता रहे, ताकि हमारे संसाधन बढ़ते रहें, और हम दोनों काम एक साथ करते रहेंगे। संसाधन इकट्ठा करने के साथ साथ स्कैन करते रहेंगे, और उसको टैग करते रहेंगे, और साथ साथ पढ़ते भी रहेंगे, लिखते भी रहेंगे इस पर। तो ये मतलब आगे आने वाले महीनों में हम ये सेमिनार करते रहेंगे, वर्कशॉप करते रहेंगे। अगर आप लोगों को मजा आएगा तो हम करते ही रहेंगे, वरना हम आपस में तो ये बातचीत करते ही रहेंगे, प्रोजेक्ट के जितने लोग हैं। ठीक है गजेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, कैलाश जी और प्रमोद जी, सबसे हमारा सलाम कहिएगा, और बहुत बहुत धन्यवाद दीजिएगा उनको कि बहुत मजा आया हमें ये शुरुआत करके। और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग सब इतने धैर्य के साथ और इतने अच्छे सवालों के साथ हमसे जुड़े। बहुत बहुत शुक्रिया नौशाद और अयोध्या वर्मा और सबको, पंखुड़ी और मरियम, सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जो यहाँ बैठे हुए हैं इस कमरे में, हमारे सेमिनार रूम को देख रहे थे आप। CSDS का सेमिनार रूम है ये। तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद राजमणि जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे ज्यादा धन्यवाद तो आपका होना चाहिए, जिन्होंने हमें इतना ज्ञान दिया आर्काइव के बारे में, और आपसे हम आगे भी अपेक्षा रखेंगे कि हमारा हैंड होल्डिंग करते रहिए, हमें बताते रहिए कि क्या क्या करना है। बहुत बहुत